डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन डिस्कस किया था, और वहाँ पे भी एक बात डिस्कस की थी कि जैसे हमारा जो एक लेवल होता है, जो कि बायोस्फीयर, जो जैवमंडल में अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसकी शुरुआत इंडिविजुअल से होती है या ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। अलग अलग जो काफी सारे ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे हो जाते हैं एक स्पीसीज के, तो वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। और काफी सारी पॉपुलेशन जब इकट्ठी हो जाती है तो वो कम्युनिटी कहलाती हैं। और कम्युनिटी के अंदर सारे लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम के हम इस चैप्टर में काफी टाइप पढ़ेंगे। मेन ये पूरा चैप्टर इकोसिस्टम से रिलेटेड ही रहेगा। और इकोसिस्टम के जैसे नेचुरल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जब ये काफी सारे इकोसिस्टम इसी किसी एरिया के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बायोम बना लेते हैं। और काफी सारे बायोम्स हैं, जब धरती के सारे बायोम इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बायोस्फीयर कहलाता है, जैवमंडल। तो हम इस चैप्टर में मेनली आज इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जो इकोसिस्टम है, जिसको पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं हिंदी में, तो क्या है? फंक्शनल यूनिट मतलब कार्य करने की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है प्रकृति की, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ भी संपर्क बनाते हैं। मतलब वो एक दूसरे के साथ अलग अलग नीड के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। और जबकि वो अपनी सराउंडिंग सराउंडिंग मतलब एबायोटिक फैक्टर हैं, जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड रहते हैं। तो ये इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम के अंदर स्टडी किया जाता है। साइज में वेरीज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और ए सी। तो जो इकोसिस्टम है, इसका साइज एक छोटे से तालाब से लेके एक बहुत बड़े जो वन होता है, जंगल होता है, उससे और बहुत बड़े जो सागर होते हैं, महासागर हैं, तो वो इकोसिस्टम को बना सकते हैं। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। जो पूरा बायोस्फीयर है, जो पूरा जैवमंडल है, तो भी ये भी क्या है? एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। ग्लोबल का मतलब है पूरा वर्ल्ड, जिसके अंदर आ जाता है, पूरी धरती आ जाती है। तो ये एक इकोसिस्टम को ही बनाता है। टू बेसिक कैटेगरीज जो इकोसिस्टम है, मेनली इसको दो भागों में बांटा जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसके अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आ जाते हैं, जो कि स्थल पे पाए जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि पानी के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि पानी के अंदर पाए जाने वाले इकोसिस्टम, जैसे पौंड है, लेक है, वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब जो दलदली क्षेत्र होते हैं। और रिवर है। और एस्टुरीज। एस्टुरीज क्या होती हैं? ये समुद्री जो एरिया होते हैं वहां पे पाई जाती हैं। उसके बाद मैन मेड इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम है हो सकते हैं। और मैन मेड इकोसिस्टम में जैसे क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है। क्रॉप फील्ड जैसे हम खेती करते हैं, वहाँ पे जो फसल उगाते हैं उसमें भी काफी सारे अलग अलग प्रकार के कीट वगैरह होते हैं। और फसल भी जो क्या है, खुद प्लांट्स हो जाती हैं। और उसके बाद एनवायरनमेंट तो वहाँ पे अलग अलग मिलता ही है। तो वो क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम जो हम एक ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए मछलियां रखते हैं एक कांच के बर्तन के अंदर, तो वो भी एक इकोसिस्टम का ही काम करता है। तो ये मैन मेड इकोसिस्टम है। और ऊपर जो हमने एग्जांपल देखे हैं वो सारे नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। उसके बाद है, हम पिक से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ इकोसिस्टम विद एग्जांपल नेचुरल और टेरिस्ट्रियल। नेचुरल के अंदर जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, जहाँ पे पशु वगैरह चल रहे हैं, देख सकते हैं हम। फॉरेस्ट जो कि वन होते हैं, नेचुरल वे में पाए जाते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम होता है। डेजर्ट मरुस्थल होता है, जो जहाँ पे जो भूमि है बंजर होती है, जहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं, पानी की कमी होती है, तो वो भी एक, ये तीनों टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम देख सकते हैं, जो मैराइन के अंदर जो ओशियन है, महासागर है। फ्रेश वाटर मैराइन मतलब खारे पानी के इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर जैसे लेक होती हैं, झील, नदियां होती हैं, वो एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का काम करता है।
आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम में जैसे एक्वेरियम है, ये जो कांच का बर्तन होता है, इसके अंदर जो है अलग अलग मछलियां वगैरह पाली जाती हैं। और क्रॉप फील्ड, जो कि हम खेती करते हैं तो वहां पे जो क्रॉप लगाते हैं अलग अलग, तो वो भी एक मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। हम एक एग्जाम्पल से, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल से ये देखेंगे कि इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो एक तो होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब जिसके अंदर लिविंग थिंग नहीं आती है, जिसके अंदर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे वाटर विद डिजोल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सोइल, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ द टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एबायोटिक फैक्टर में जो एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, उनके अंदर जो वाटर है, जल आ जाता है, जैसे हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो। और उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस घुले हुए हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी घुले हो सकते हैं, मिट्टी भी आ जाती है उसमें। सोलर इनपुट का मतलब जो सूर्य की एनर्जी है उसके अंदर, जो सूर्य की लाइट है वो गिर रही है वहां पे। साइकिल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर एक एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है कि कैसे कम ज्यादा होता है। डे लेंथ मतलब दिन का जो टाइम है वो किस तरीके से कम ज्यादा है। और कुछ अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इसके अंदर आ जाती हैं। बायोटिक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट। ये प्रोड्यूसर होते हैं जो कि सनलाइट को किस में बदल देते हैं, एनर्जी फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। और जी केमिकल एनर्जी को सारे जीव हैं वो यूज करते हैं। इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं। जैसे हम यदि पॉन्ड के अंदर देखें तो फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो पानी की सरफेस पे तैरने वाले प्लांट्स होते हैं। जो प्लैंक्टन क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन ही आते हैं प्रोड्यूसर में। तो कुछ एल्गी हैं, वो हो सकती हैं फ्लोटिंग एल्गी हैं, एल्गी में। और उसके बाद कुछ फ्लोटिंग तैरने वाले, सबमर्ज डूबे हुए। और मार्जिनल का मतलब है किनारे पे पाए जाने वाले कुछ पौधे भी एक प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना तैयार करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर बोला जाता है, उत्पादक। कंज्यूमर क्या है, जैसे जू प्लैंक्टन, पानी के ऊपर तैरने वाले जो एनिमल्स हैं, जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग मतलब ऊपर तैरने वाले, या फिर बॉटम ड्वेलिंग का मतलब है तलहटी पे रहने वाले अलग अलग जीव इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि हर्बीवोर्स आते हैं ज्यादातर। डिकम्पोजर, हर्बीवोर्स और कंज्यूमर्स, ये कार्निवोर सारे आ जाते हैं कंज्यूमर के अंदर, अलग अलग लेवल हम पढ़ेंगे। डिकम्पोजर क्या आ जाते हैं, जब ये ऑटोट्रोपिक और कंज्यूमर्स दोनों की डेथ हो जाती है तो इनको डिकम्पोज, इनको तोड़ के मिट्टी में मिलाने का काम क्या करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं। जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, फ्लैजेलेट्स हैं, जो कि बॉटम के अंदर पाए जाते हैं। और क्या करते हैं, जब भी ये कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल इनसे निकलता है या फिर ये खुद डेथ होती है इनकी, दोनों की, ऊपर वालों की, तो इनको ये मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। उसके बाद है जो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम हमने देखे हैं, जैसे एबायोटिक फैक्टर है, इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाते हैं और एडिफिक फैक्टर भी आ जाते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में जैसे कि जो जलवायु है वो, जैसे उसमें रेन है, टेम्परेचर है, लाइट, विंड, तो ये सारे फैक्टर आ जाते हैं। जबकि एडेबिक फैक्टर के अंदर जो सोइल, मिट्टी की नेचर कैसी है, पीएच कैसा है, मिनरल कैसी है, टोपोग्राफी मतलब ऊंचावच, मतलब ऊंची नीची जो मिट्टी है, मतलब उसका लेवल कैसा है, वो इसके अंदर आ जाता है। बायोटिक फैक्टर के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर ये आ जाते हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोप्स में आ जाते हैं। और जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, तो ये सारे क्या हैं, हेटेरोट्रोप्स हैं, विषमपोषी जीव हैं, जो कि अपना खाना किसी दूसरे जीवों से लेते हैं। डिकम्पोजर में जैसे हमने देखे हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड सैप्रोट्रोप्स। तो यहाँ से एक ओवरऑल हम आइडिया ले सकते हैं जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, उनका। उसके बाद है फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। एक भी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले ये कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है, CO2 प्लस H2O को किस में, ग्लूकोज में बदला जाता है, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, सन से जो किरणें आती हैं, सनलाइट आती है, उनकी मदद से, किसके द्वारा, ऑटोट्रोप्स के द्वारा। तो ऑटोट्रोप्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो भी इकोसिस्टम का पहला फंक्शन है। उसके बाद कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रोप्स बाय हेटेरोट्रोप्स, दूसरा जो स्टेप होता है जिसके अंदर जो ऑटोट्रोप्स जो खाना बनाते हैं उनको हेटेरोट्रोप्स, विषमपोषी जीव, कंज्यूमर है, उनको कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं उनका। उसके बाद डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रोप्स एंड अगेन। तो जब ये ऑटोट्रोप्स या हेटेरोट्रोप्स, इनका या तो इनकी खुद की डेथ हो जाती है या फिर ये अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रिलीज करते हैं तो उनको तोड़ा जाता है, जैसे कि जो हमने डिकम्पोजर देखे थे वो करते हैं। और मिनरलाइजेशन का मतलब है किसी भी, जैसे ये ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलने को ही मिनरलाइजेशन बोलते हैं। अलग अलग मिनरल को
किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से बाहर निकालना, और ताकि ऑटोट्रोफ्स उसको बार बार यूज कर सकें और जिससे ये साइकिल है वो चलता रहे। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स हायर ट्रॉपिक लेवल, और हम ये भी जो देखेंगे फंक्शन है इकोसिस्टम का जिसमें जो एनर्जी है वो एक ही दिशा में बढ़ती है। जैसे ऑटोट्रोप्स है, ऑटोट्रोप्स एनर्जी को हेटरोट्रोप्स के पास लेके जाएंगे, हेटरोट्रोप्स आगे डिकम्पोजर के पास लेके जाते हैं, और जो ऑटोट्रोप्स के पास एनर्जी है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, कभी भी एनर्जी जैसे हेटरोट्रोप्स से ऑटोट्रोप्स के पास नहीं आती है, ना कभी डिकम्पोजर से हेटरोट्रोप्स के पास आती है। तो एक एनर्जी एक डायरेक्शन के अंदर ही चलती है, जैसे हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे। एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरनमेंट। और डिसिपेशन का मतलब होता है इसका लॉस होना, मतलब इसका अलग अलग फॉर्म में बदले जाना, एंड लॉस एज हीट टू एनवायरनमेंट। और डिसिपेशन का हम इसका यूज भी समझ सकते हैं कि ये अलग अलग फॉर्म में जो यूज किया जाता है, और बाद में जो हीट है, हीट की फॉर्म में इसको हम एनवायरनमेंट में जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज कर देते हैं। जैसे हम रेस्पिरेशन में जो हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, तो अलग अलग जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कंपोनेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर वो यूज की जाती हैं। उसके बाद हम जो ये देख सकते हैं एनर्जी का जो फ्लो है यूनिट डायरेक्शनल, सन से जो एनर्जी है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर के पास आएगी जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं, दूसरे पे कहाँ पे जाएगी, कंज्यूमर फर्स्ट के पास जो हर्बीवोर होते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसको सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये देखेंगे ट्रॉपिक लेवल भी क्या होते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर टू के पास आएगी, जैसे स्मॉल कार्निवोर्स आ जाते हैं इसके अंदर, छोटे कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो एनर्जी इनके पास आ जाती है। उसके बाद एनर्जी आगे लार्ज कार्निवोर्स के ऊपर मांसाहारी जीवों के पास जाएगी, और उसके बाद जब भी किसी का भी डिकम्पोज हो जाता है, जैसे हो सकता है इनका भी हो या फिर इनका जो कंज्यूमर्स वगैरह का, तो किसी का भी डिकम्पोजर जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस एनर्जी को वापस किसके पास, फाइनल में किसके पास ले जाती है, डिकम्पोजर्स के पास, और डिकम्पोजर से सन के पास तो आती नहीं है। तो जो एक जो एनर्जी है वो सन से अराइज होती है और डिकम्पोजर पे आके है वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। वैसे हमने ये देख लिया है कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर। जो एक स्ट्रक्चर बनती है इकोसिस्टम की, उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट होने चाहिए और साथ में अपने एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड यूमिनरेशन ऑफ स्पीसीज गिव्स इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। तो जो आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होती है अलग अलग स्पीसीज की, और इन्यूमरेशन का मतलब है उनकी संख्या का पता करना। तो जब स्पीसीज की पहचान करते हैं, उनकी संख्या का पता करते हैं, तो उसी से हमको जो स्पीसीज कंपोजिशन है कि किसी भी इकोसिस्टम में कितनी प्रकार की जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, तो उसका एक आइडिया हमको मिल जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ये भी कंपोनेंट में आ जाता है इकोसिस्टम का। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। जब हम किसी भी इकोसिस्टम को वर्टिकली उसको अलग अलग लेवल में लेयर वाइज लेयर उसको डिवाइड करते हैं, जैसे यदि हम वन में देखें तो सबसे पहले लेवल पे बिल्कुल मिट्टी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद वहाँ पे छोटे घास वगैरह मिलेंगे, उसके बाद छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी, उसके बाद छोटे पेड़ मिलेंगे, उसके बाद बड़े पेड़ मिलेंगे। तो एक जो लेवल है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग स्पीसीज का, तो उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और एग्जांपल जैसे ट्री ट्री होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब लेयर, सबसे ऊंची जो लेयर है वो पेड़ ही कवर करते हैं। और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट श्रब्स सेकंड, तो जो श्रब्स हैं वो सेकंड लेयर, झाड़ियां हैं सेकंड लेयर पे आती हैं, और जो हर्ब्स हैं और ग्रास हैं, जो घास वगैरह होते हैं वो बॉटम लेयर पे बनाती हैं। सबसे पहली लेयर ग्रासेज के द्वारा, सेकंड लेयर जो श्रब्स के द्वारा, और उसके बाद टॉप लेयर है वो ट्रीज के द्वारा बनाई जाती है। और बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या जाते हैं इकोसिस्टम के, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, इन्हीं के बारे में हम अलग अलग रूप में डिस्कस करेंगे, जो कि इकोसिस्टम को बनाए रखने में वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थे, और ये क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है। जैसे प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, तो अलग अलग जो प्रोसेसेस चलती रहती हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब पैदावार, डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस हमने देखी थी जिसमें जो ऑर्गेनिक फॉर्म को इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदला जाता है, और इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे इन दोनों को, जबकि जो एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइकिल है उनको फर्दर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, ये प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, जो कि पैदावार होती है एक प्रकार की। तो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट
एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब भी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जितना भी वो ग्लूकोज वगैरह स्टार्च वगैरह सिंथेसाइज करते हैं, जो अपना खुद का वेट इंक्रीज करते हैं, उसको बायोमास बोलते हैं। तो वो कितना इंक्रीज किया जा रहा है, किस लेवल पे, प्लांट के लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे, उसको प्राइमरी प्रोडक्शन बोला जाता है। और इसको किस में मापा जाता है, वेट के अंदर, और जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर एरिया के अंदर कितना ग्राम है वो इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्टिविटी, या फिर एनर्जी में मापा जाता है जैसे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो हम अलग अलग तरीके से इसको माप सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि प्रोडक्टिविटी को जो मापने की यूनिट क्या होती है, और ये प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ईयर आ जाता है, प्रोडक्टिविटी में ईयर टाइम है उसका भी ड्यूरेशन आ जाता है, जबकि प्रोडक्शन में हम एरिया तक ही उसको कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाता है, मीटर इनवर्स स्क्वायर और ईयर इनवर्स आ जाता है, जबकि किलो कैलोरी, तो यहाँ पे ईयर का फैक्टर आ जाता है, और होता ये भी प्रोडक्शन ही है। टाइप क्या होते हैं प्रोडक्टिविटी के, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप होते हैं इसके भी आगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको जीपीपी एनपीपी बोलते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के जो टाइप हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो देखते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरी लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल होता है, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टू टाइप इसके जो हमने पहले नाम देखे थे उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल एक बार प्रोड्यूस होता है उसको ग्रोस, मतलब कुल टोटल जितना भी मटेरियल प्रोड्यूस होएगा वो ग्रोस में आ जाता है। और इसमें से कुछ अमाउंट है वो प्लांट के द्वारा खुद यूज कर ली जाती है रेस्पिरेशन में, जो मतलब वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, खुद एनर्जी, थोड़ी एनर्जी खुद के लिए बनाएगा वो। और उसके बाद जो एनर्जी बच जाती है जो वो हर्बीवोर को बेचता है, तो वो आ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हर हेटेरोट्रोप्स। तो ये वो बायोमास होता है प्लांट के अंदर जो कि हेटेरोट्रोप्स के द्वारा कंज्यूम किया जा सकता है। उसमें हर्बीवोर्स भी आ सकते हैं, डिकम्पोजर भी आ सकते हैं। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, तो इसको कैसे निकाला जाता है, जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल बनता है उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस है जो प्लांट अपने खुद के लिए यूज करता है, जैसे जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है इसका, एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्स 170 बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारा टोटल बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, उसके अंदर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, लगभग एक साल में 170 बिलियन टन, मतलब 170 अरब टन, टन में भी 1000 किलो आ जाते हैं। इतना सारा जो मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ड्राई वेट, और ये इसमें से वाटर तो निकाल ही रखा है, यदि वाटर इसमें ऐड करें तो काफी सारी मात्रा वो बढ़ सकती है। तो इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर है वो हर साल प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रीन प्लांट है। प्रोडक्टिविटी ओशियन आर ओनली 50 बिलियन टन, जबकि जो इसमें से यदि हम देखें जो ओशियन के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है वो 55, मतलब 55 बिलियन टन ही है। बाकी जो बच गया वो टेरेस्ट्रियल है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जो भी प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, नए नए जो सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन बनाते हैं हम, प्लांट को खाने के बाद जो स्टार्च टूटता है ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के बाद हम ग्लाइकोजन जो बनाते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आ जाता है। इसकी भी अलग अलग फॉर्म होती हैं, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वही है, जो हम टोटल ऑर्गेनिक मैटर तैयार करते हैं वो ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाता है। और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आगे के मटेरियल के लिए, जो टर्सरी लेवल के लिए जो भी मटेरियल भेजा जाता है वो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो हम देख सकते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें लीफ है, और लीफ क्या करते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे कितना है 300 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। तो जो नेट है ये यूज किस में कर रहा है, जो 100 जूल एनर्जी इसने खुद के लिए यूज कर ली, और जो बच गई है 200 जूल ये यहाँ पे भेज देता है जो टिश्यू वगैरह जो बनाता है, स्टोरेज ऑर्गन, और जो लार्वा वगैरह है या फिर कोई भी हर्बीवोर है जब इनको खाता है तो कितनी लेगा वो 200
जूल एनर्जी ले पाएगा। 100 तो इसने खुद के लिए यूज कर ली, तो जो टोटल बनी थी 300 जूल वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, और जो आगे के लिए ट्रांसफर की जाती है जैसे 200 जूल वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी कहलाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जैसे ये जो लार्वा था तो इसके पास 200 जूल एनर्जी थी, तो इसने भी खुद एनर्जी का कितना यूज कर लिया 67 जूल, जैसे सेल रेस्पिरेशन में खुद के लिए यूज कर लिया, खुद जो शरीर के लिए एनर्जी वगैरह में। और जबकि आगे कुछ ये मटेरियल क्या कर देता है, फेसेज, फेसेज का मतलब जो एक्सक्रीटा वगैरह है उसमें निकाल देता है, और कुछ इसके अंदर जो टिश्यू है उसके अंदर स्टोर हो जाती है 300 जूल एनर्जी। तो ये चाहे फेसेज के अंदर निकाल रहे हो चाहे ये टिश्यू के अंदर बना रहे हो, तो वो किस में आ जाता है, नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन के अंदर, और जो स्टार्टिंग में था वो क्या है, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो यहाँ से हम इसी प्रकार से टर्सरी लेवल पे भी चला जाता है, उसके भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं। उसके बाद है डिकम्पोजिशन, जो इस पार्ट का जो लास्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो अपघटन है किसी भी चीज का, छोटे टुकड़ों में टूटना, वो कैसे होता है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है उसका जस्ट उल्टा होता है, जिसके अंदर जैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को निकालना, क्या है ये डिकम्पोजिशन। फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन के लिए कच्चे पदार्थ की क्या क्या जरूरत पड़ती है। एंड ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव, बार्क, फ्लावर, कि कुछ भी हो सकता है जो प्लांट के जो डेड प्लांट मतलब मरे हुए प्लांट के कुछ भाग, जैसे कि लीव्स, पत्ते, बार्क, छाल, फ्लावर, फूल। एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फिकल मैटर, तो हो सकता है एनिमल्स का डेड रिमेन्स, मतलब जैसे कि फिकल मैटर वगैरह हो जाता है, कोई भी जैसे कुछ ऑर्गन वगैरह होते हैं, या फिर कुछ जैसे पेड़ वगैरह होते हैं वो लिविंग है खुद, लेकिन उसकी जो स्टेम वगैरह होती हैं, टहनियाँ वगैरह जब टूट के गिरती हैं तो डेड रिमेन्स कहलाती हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ कंपोजिशन को कम ज्यादा करते हैं। जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, डेट्रिटस क्या होता है, ये डेड सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं। तो रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब जब इनको तोड़ना ही मुश्किल है तो डेट्रिटस फूड चेन भी आगे हम देखेंगे, जिसके अंदर जो डिकम्पोजर है वो अपना खाना भी लेते हैं इसे, और इसको तोड़ने से जो भी इनको एनर्जी मिलती है और साथ में मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिला भी देते हैं। तो जो उनका डिकम्पोजन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। एंड क्विकर, क्विकर कब होएगा, इफ द डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वेस्ट सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर, और यदि आसानी से तोड़े जाने वाले यदि उसमें सब्सटेंस हैं तो क्या है, उसकी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो फास्ट रहेगी। इसी प्रकार से क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जैसे टेम्परेचर एंड सोइल हैं, ये भी बड़ा इफेक्ट करते हैं। वार्म एंड मोइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, यदि एनवायरनमेंट गर्म है और नमी है वातावरण में, जैसे फंगस वगैरह हम देखते हैं जो कवक वगैरह जब कब ज्यादा उगते हैं, जब गर्म मौसम होता है और साथ में नमी भी होती है, जैसे रेनी सीजन में हमको ये कंडीशन दोनों मिल जाती हैं। जबकि यदि टेम्परेचर लो है, सर्दियां हैं जैसे, और एनएरोबियोसिस का मतलब है जो वहाँ पे जो एयर वगैरह नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन है वो रुक जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद है जो डिकम्पोजिशन है उसको हम साइकिल से समझते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस जो स्टार्टिंग में, और फोटोसिंथेसिस से जो ग्रीन प्लांट्स ने जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार किया, जैसे ही ये पत्ता गिर गया तो ये क्या हो गया, सड़ना शुरू हो गया, और इसके जो डिकम्पोजिशन वगैरह के जरिए क्या किया, ऑर्गेनिक रिच सॉइल के अंदर ये चला गया, और जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल में इसके अलग अलग जो इसके कंपोनेंट थे, अलग अलग जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, अर्थवॉर्म बैक्टीरिया या माइट्स वगैरह होते हैं जो कि कीट कीट वगैरह होते हैं सॉइल के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि इसी डेड से हो सकता है मशरूम वगैरह जो फंजाई हैं वो उगजे, और फंजाई को वापस इन अर्थवॉर्म के द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है, ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन जाती है, और इसी ऑर्गेनिक रिच सॉइल को फिर प्लांट वापस यूज कर लेते हैं, और ये साइकिल है जो फोटोसिंथेसिस का डिकम्पोजिशन का वो चलता रहता है। तो ये डिकम्पोजिशन साइकिल हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है स्टेप क्या क्या आते हैं डिकम्पोजिशन में। सबसे पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू, जो भी डेड मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना, किसके द्वारा, डेट्रीवोर्स के द्वारा। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, जो कि ये काम करने का, जो ये डिकम्पोजिशन का काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे अर्थवर्म, केंचुए होते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सोइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट। तो जो भी वाटर सोल्यूबल और इनऑर्गेनिक मटेरियल न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, तो जैसे
पानी वहां पे आएगा उस एरिया के अंदर, तो पानी के साथ रिश्ते रिश्ते मिट्टी की गहरी परतों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो साल्ट है फिर वो इतना ज्यादा गहराई में चला जाता है, उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रोसेस को लीचिंग बोला जाता है। कैटाबोलिज्म क्या होता है? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डिट्रेचर इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो फ्रेगमेंटेशन था वो तो ऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल रहा था, बड़े ऑर्गेनिक फॉर्म को स्मॉलर ऑर्गेनिक फॉर्म में, जबकि जो कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म को किसमें, इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदला जाता है, बिल्कुल सिंपलेस्ट सब्सटेंस में उसको तोड़ दिया जाता है। कैटाबोलिज्म का मतलब ये होता है डिकम्पोजिशन, तोड़ना। ह्यूमिफिकेशन क्या है? लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड मॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। एक ह्यूमस मटेरियल होता है जो कि डार्क कलर का होता है, काले रंग का होता है, और वो एक्यूमुलेट किसकी वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, जो भी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है इकट्ठा होता रहता है मिट्टी में। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन विद अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन रेट। तो इसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्शन है वो बहुत ही कम पाया जाता है, माइक्रोब अच्छे ढंग से यहाँ पे एक्शन नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से वो स्लो डिकम्पोजिशन रेट होता है उसका काफी। बीइंग कोलोइडल इन नेचर इट सर्व्स एज रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी में उसको एक रिजर्वोयर का काम करता है। मतलब यदि ह्यूमस है मिट्टी में तो वो काफी उपजाऊ मानी जाती है। तो ये फोर्थ नंबर स्टेप आता है, जब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब ये मिट्टी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सोइल बनाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप जो मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या है, ह्यूमस को फिर फर्दर डिग्रेड किया जाएगा कुछ और माइक्रोब्स के द्वारा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और जिसमें से फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को निकाल लिया जाता है और उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप में डिकम्पोजिशन होता है, और इन्हीं 5 स्टेप को हम एक स्लाइड से समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो रॉ मटेरियल डिकम्पोजिशन का कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी जीव हो सकता है, जैसे गिलहरी है, कोई भी पेड़ हो सकता है। और जैसे ये दोनों गिरते हैं, जैसे पेड़ है वो भी गिर गया, गिलहरी है या चूहा है वो भी, वहां पे डेथ होगी उसकी, तो उसको क्या किया जाएगा, मतलब सेनिसेंस मतलब बुढ़ापे के अंदर जब इनकी लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इनको फ्रेगमेंटाइज किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद जो कैटाबोलिज्म है उसके अंदर अलग अलग टाइप के जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, तो उनको जैसे केंचुए वगैरह भी इसमें सो कर रखे हैं, जो कि फ्रेगमेंटेशन वगैरह करते हैं, लेकिन कैटाबोलिज्म माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि काफी सारा जो इसमें से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो पानी के द्वारा मिट्टी के अंदर रिसता हुआ चला जाता है, और जो भी मटेरियल ऊपर बच जाता है जो रिसने लायक नहीं है, तो वो एक ह्यूमिफिकेशन बनाता है, ह्यूमस बनाता है। और ह्यूमस के अंदर फिर इसको फर्दर डिकम्पोज किया जाता है। ब्लैक कलर का है, देख सकते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है। उसके बाद इसको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो ये बिल्कुल मिट्टी बन जाता है, रेत बन जाता है, और इसी रेत को फिर अलग से जो प्लांट है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद उनकी जब डेथ होती है तो ये साइकिल चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो है, इसके अंदर जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में, फिर इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, इस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है एनर्जी फ्लो से। तो सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। जो सूरज है वो सारे प्रकार की जितनी भी एनर्जी हम यूज करते हैं, जितने भी इकोसिस्टम है उनके अंदर, उसका एकमात्र स्रोत है ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर। हो सकता है जो सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होते हैं जो बिल्कुल गहराई में होते हैं समुद्र के, जो इकोसिस्टम, वहां पे जो सनलाइट है वो नहीं पहुंच पाती है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो अलग अलग जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो वहां से जो हीट एनर्जी होती है उससे एनर्जी वो लेते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ क्या है, वो है सन। सारी फूड चेन का जो सन ही है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको PAR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये कई बार पूछ ली जाती है, इज लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। जितनी भी सोलर रेडिएशन धरती पे गिरती है उसका केवल 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब फोटोसिंथेसिस उस रेडिएशन से हो सकती है। मतलब पूरी सनलाइट से फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, उसमें से केवल एक ऐसा रीजन होता है वो 50% ही पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करवा सकता है। प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR टू मेक फूड। और इस 50% PAR का भी 2 से 10% ही जो प्लांट्स होते हैं और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रोप्स का काम करते हैं, वो उसके फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं।
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर दियर फूड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं। कुछ डायरेक्टली होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स हैं, वो डायरेक्ट प्लांट से ही अपना खाना लेते हैं, जबकि जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खाना बनाएंगे। और हर्बीवोर्स किससे खाना लेते हैं? प्लांट से। तो जो कार्निवोर्स हैं वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू द प्रोड्यूसर एंड देन टू द कंज्यूमर। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो एनर्जी है वो सन से निकलती है, उसके बाद प्रोड्यूसर के पास आएगी, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, और कंज्यूमर से और प्रोड्यूसर से वो डिकम्पोजर्स के पास चली जाती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। एक 10% लॉ है जो क्या कहता है कि जैसे ही एक ट्रॉपिक लेवल, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जो एनर्जी गई है, तो प्रोड्यूसर ज्यादातर एनर्जी का तो यूज कर लेता है, 90% एनर्जी तो खुद यूज कर लेगा ये, बाकी जो केवल 10% एनर्जी ही ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में भेजता है, जैसे हर्बीवोर्स के पास भेजेगा। इकोसिस्टम नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल टू काउंटरैक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइनेस। तो जो इकोसिस्टम है इसको लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि एनर्जी एक जगह से, साइकिल तो है नहीं है कि यहाँ पे कि एनर्जी बार बार उसी फॉर्म में आ रही है फिर दोबारा यूज कर रहे हैं, जिसकी इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें एनर्जी एक बार एक लेवल से आगे चली गई तो वो वापस नहीं आती है। तो कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत पड़ती है एनर्जी की, क्या करने के लिए? काउंटरैक्ट का मतलब होता है निपटने के लिए, किससे? यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइनेस। जो एक डिसऑर्डर लाइनेस होता है, जैसे एंट्रोपी पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स में, जिसके अंदर जो डिसऑर्डरनेस बढ़ती रहती है इकोसिस्टम की, या फिर जो अर्थ की किसी भी चीज़ की डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ती रहती है। तो उस डिसऑर्डरनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इकोसिस्टम को लगातार एनर्जी की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है जो हम ट्रॉपिक लेवल और एनर्जी ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, तो ट्रॉपिक लेवल का तो टॉपिक आगे रहेगा। तो एनर्जी फ्लो कैसे होता है? जैसे कि प्रोड्यूसर हैं, जो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? वैसे प्रोड्यूसर हमेशा प्राइमरी होते हैं, तो वो ज़्यादातर एनर्जी जो भी इनका एक प्रोडक्शन होता है उसका केवल 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में भेजते हैं। और उसके बाद ये ट्रॉपिक लेवल है जो, मतलब जो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करेंगे आगे? सेकेंडरी कंज्यूमर को इसका 10% भेजेंगे। बाकी जो रेड कलर का पोर्शन है वो देख रहे हैं, वो कहाँ पे? एनर्जी रेस्पिरेटरी लॉस के अंदर है, वो ज़्यादातर फॉर्म है 90% फॉर्म, वो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास वो एनर्जी आती है उसको यूज कर लेता है, केवल 10% ही आगे के आगे ट्रांसफर करता रहता है। तो 10% ला होता है। उसके बाद जो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है ये क्या शो कर रही है? जितना भी, जब भी ये अलग अलग मटेरियल जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनको डिकम्पोजर्स मिट्टी में मिला देते हैं। तो जो एनर्जी है वो डिकम्पोजर्स के पास अल्टीमेटली आके मिल जाती है, और कुछ एनर्जी है वो हीट लॉस के फॉर्म में एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है। उसके बाद है ग्रेजिंग फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है वो देखेंगे, जिसके अंदर अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल है इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उससे एक जो श्रृंखला बनती है उसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है वो देखते हैं, जीएफसी। तो प्रोड्यूसर हर्बीवोर्स एंड वुडी प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी एंड हायर प्लांट्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर तो हर्बेसियस का मतलब है जो पेड़ वगैरह हो गए, घास फूस वगैरह हो गए, जितने भी हरे पौधे होते हैं, खासकर जो मोनोकोटिलेडन होते हैं। और वुडी प्लांट्स में जो लकड़ी वाले जो मजबूत प्लांट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं, तो वो तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम करते हैं। जबकि पानी के अंदर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो कि पानी के ऊपर तैरने वाले छोटे छोटे प्लांट होते हैं, और एल्गी हैं, और हायर प्लांट भी आ जाते हैं कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। मतलब जो भी खाना वगैरह है वो यही तैयार करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर आ जाते हैं। कंज्यूमर में को हेटरोट्रोप्स भी संपोसी बोलते हैं, जो अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, अपने फूड नीड्स के लिए वो प्लांट से भी डिपेंडेंट होते हैं। इसमें पहले प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर को खाते हैं प्लांट्स को, जैसे इंसेक्ट कीड़े आ जाते हैं इसमें, बर्ड्स पक्षी, मोलस्क, और ये एक फाइलम होता है जिसके ऊपर हार्ड कैल्शियम सेल पाया जाता है, जैसे स्नेल वगैरह के टाइप के जीव। मैमल्स, जो काफ़ी सारे मैमल, डियर वगैरह हो गया, तो जो केवल शाकाहारी होते हैं, तो वो आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी कार्निवोर्स एनिमल्स इट अदर एनिमल्स। तो इसमें प्राइमरी कार्निवोर्स, पहले नंबर के कार्निवोर आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? हर्बीवोर्स को खाते हैं। टर्सरी
कंज्यूमर क्या करते हैं, ये प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं, या इनको सेकेंडरी कार्निवोर भी बोला जाता है। तो ये प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं। तो मांसाहारी जीव होते हैं ये भी, जो आगे के आगे एक जीव दूसरे जीव को खाता रहता है। तो इससे जो एक एक लाइन सी बनती है, एक चेन सी बनती है अलग अलग जीवों की जो एक दूसरे को खा रहे हैं, तो उसी को हम फूड चेन बोलते हैं। और ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या है, जो हम हायर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं वो सारे ग्रेजिंग फूड चेन में आ जाते हैं, जिसमें कंज्यूमर, अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये आ जाते हैं। और डेट्रिटस फूड चेन क्या है, इसके अंदर जो ये फूड चेन है ये डेड मैटर से शुरू हो जाती है। जब ये कोई भी, जब हमने ग्रेजिंग फूड चेन में कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड होता है, तो उसको फिर डिकम्पोज किया जाता है फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, मेड अप ऑफ डिकम्पोजर। तो ये फूड चेन है, इसके अंदर केवल डिकम्पोजर ही पाए जाते हैं, और इसमें कोई ऐसा लेवल नहीं पाया जाता एक के बाद एक। तो इसमें ज्यादातर कुछ ही एक दो लेवल ही पाए जाते हैं। तो इनको सैप्रोट्रोप्स भी बोलते हैं। सैप्रो का मतलब डिकम्पोज, तोड़ना, तो डिकम्पोजर आ जाते हैं इसमें। दे मीट दियर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस। तो ये अपने जो खाने की आपूर्ति है, जो भी पोषक तत्व हैं, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, जब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। तोड़ने से कुछ एनर्जी निकलती है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एनर्जी है वो ऐसे यूज भी की जाती है, वैसे होती तो वो कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे डिग्रेडिंग से काफ़ी सारी जो हीट वगैरह है वो भी बाहर निकल सकती है, और जिससे कि जो डेट्रिटस मटेरियल है वो अपना खाना तैयार करते हैं। उसके बाद है सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्ब देम। तो साथ में ही कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करते हैं, जो डाइजेशन में, डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं, जिससे कि जो डेड और वेस्ट मटेरियल है उसको छोटे टुकड़ों में, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ लिया जाता है, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें, अवशोषित कर सकें। एनर्जी फ्लो इज मच लार्जर इन DFC देन इन GFC इन एन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है 1 मार्क में, कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है DFC में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सबके अंदर, जो जितनी भी एनर्जी होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, सारी एनर्जी इन्हीं के पास आती है घूम फिर के। लेकिन GFC में क्या है, एनर्जी फ्लो बहुत कम होता है, 10% एनर्जी ही आगे के आगे ट्रांसफर होती रहती है। व्हाइल GFC इज मेजर कंडीशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जबकि जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो सबसे ज्यादा जो एनर्जी एक फ्लो का काम करता है, किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो टेरेस्ट्रियल में DFC के पास ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है, और एक्वेटिक में GFC ज्यादा एनर्जी फ्लो का काम करता है। DFC डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। कुछ लेवल पे ये दोनों चेन है वो आपस में मिलती भी हो सकती हैं। उसके बाद सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ DFC आर प्रे टू GFC एनिमल्स। और कई बार जो ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ एनिमल होते हैं जो कि DFC वालों को खाते हैं, मतलब डेट्रिटस फूड चेन के जो बैक्टीरिया वगैरह है, फंजाई वगैरह है, उनको ग्रेजिंग फूड चेन वाले मेंबर्स खाते भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ जगह पे कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं सोइल के अंदर जो फूड वेब या फूड चेन अलग अलग फूड चेन से मिलकर ही फूड वेब बनता है। तो मिट्टी के अंदर जो डेट्रिटस फूड चेन है वो कैसे बनी होती है, जैसे ये पेड़ हम देख रहे हैं, इसकी जड़ें हैं, और अंदर अलग अलग जो फंगल हाइफी का मतलब फंगस यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे मशरूम वगैरह ग्रो किए हैं। बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं, जैसे मिली सेंटीपैड वगैरह, मिलीपैड वगैरह होते हैं, स्पाइडर होते हैं, जो मकड़ी, और उसके बाद प्रोटोजोआ, नीमेटोड्स, माइट्स, ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि जो भी जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ये मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। जैसे अलग अलग माइक्रो फंजाई इन सोइल, मिट्टी के अंदर और फंगस होती हैं, फंगस फीडिंग ऑन नीमेटोड। तो ये एक दूसरे को खाते रहते हैं। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म वैसे तो डेट्रिटस फूड चेन में आता है, लेकिन जब ये मरता है तो इसको भी दूसरे और डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म दूसरों को तो डिकम्पोज करते ही हैं, साथ में जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको कोई और डिकम्पोज कर लेता है। तो इस तरीके से डेट्रिटस फूड चेन काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें कोई भी जीव किसी भी जीव को मतलब जो एनर्जी के रूप में यूज करता रहता है, इतनी सिंपल नहीं होती जो GFC होती है। GFC ज्यादा सिंपलर होती है, डेट्रिटस फूड चेन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है जो मिट्टी में पाई जाती है। उसके बाद दोनों के बीच में हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं। जैसे डेट्रिटस फूड चेन में हमने क्या देखा है, एक डेट्रिटस होता है, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर वो किसके द्वारा, प्राइमरी डेट्रिटस फीडर के द्वारा यूज कर लिया जाता है। उसके बाद सेकेंडरी डेट्रिटस फीडर, ये हम देख सकते हैं एक नॉर्मल सा जीव है जो कि इस फूड चेन का है, GFC का है ये वैसे, ठीक है, जो ये केंचुए वगैरह को खा लेता है। बाकी जो केंचुए वगैरह होते हैं, जो भी निमेटोड, एस्क्यू, एलिमेंथिस वगैरह राउंड वॉर्म होते हैं, जो वो बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा भी डेड किए जा सकते हैं।
तो एक फूड चेन का एक जर्नल एग्जांपल दे रखा है, जबकि जो ग्रेजिंग फूड चेन में हम देखते हैं जैसे जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे लीफी कैबेज है, गोभी है, तो उसको जो लार्वा है वो खा लेता है, लार्वा को जो बर्ड्स हैं वो खा लेती हैं, और बर्ड्स को जो बड़े बर्ड्स हैं जैसे ईगल वगैरह है वो भी खा सकती हैं। तो ये एक फूड चेन को बनाता है, ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं इसको, उसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। उसके बाद है ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाइड ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ दियर न्यूट्रिशन और फूड। तो जो भी हमने जैसे प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर हैं, तो जितने भी ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म पड़े हैं, ये फूड चेन में कहीं ना कहीं एक स्पेशल जगह अपनी रखे हुए हैं। और किस बेस पे रखे हुए हैं? इनके न्यूट्रिशन सोर्स के बेस पे, कि ये जो अपना खाना है वो किस जगह से लेते हैं, तो उसी को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर दियर एनर्जी डिमांड। तो अपनी एनर्जी डिमांड के लिए, अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल अपने नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंडेंट होता है। ए गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल एट सेम टाइम। एक ही समय पे, जैसे फूड वेब हम देखते हैं, तो एक ही समय पे जो एक ही ऑर्गेनिज्म होता है वो अलग अलग लेवल, अलग अलग फूड चेन में वो लिए हो सकता है। जैसे कि एक स्पैरो इज ए प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड फ्रूट पीज। जब ये शाकाहारी है चिड़िया, तो ये क्या है, कि प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे आएगी जब ये बीज वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाती है। लेकिन यदि ये इंसेक्ट वगैरह या फिर वॉर्म्स वगैरह कीटों को खाती हैं, तो किस में आ जाती है? सेकेंडरी कंज्यूमर में आ सकती है। तो अलग अलग फूड चेन में अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई किए हुए मिल सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स इन ए ग्रास फूड चेन। जो ग्रास फूड चेन होती है उसके अंदर जो ट्रॉपिक लेवल हैं वो कौन से होते हैं? एग्जाम्पल वाइज हम देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जैसे प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे हर्बीवोर्स आ जाते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड वालों को प्राइमरी कार्निवोर्स बोल सकते हैं, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जा सकता है। फोर्थ वालों को सेकेंडरी कार्निवोर्स आ जाते हैं, जिसको टर्सरी कंज्यूमर बोला जाता है। तो कंज्यूमर की जो लाइन है वो सेकंड नंबर ट्रॉपिक लेवल से शुरू हो रही है, और जो कार्निवोर्स की जो लाइन है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल से शुरू होती है, और एंड सो ऑन आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। वैसे ज़्यादा लंबी भी नहीं होती फूड चेन, वो 4 से 5 ऑर्गेनिज्म ही ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास लिए होते हैं। उसके बाद है, ये हम देख सकते हैं अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल देख सकते हैं, प्रोड्यूसर आता है जिसमें ग्रीन प्लांट आ जाते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, जो क्या करते हैं? पहले नंबर पे कंज्यूम करना शुरू करते हैं। जैसे प्लांट को जो प्राइमरी नंबर पे कंज्यूम करेंगे वो हर्बीवोर्स आ जाते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं, जिसके अंदर जो कार्निवोर्स आ जाते हैं, जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे मेंढक हो गया, मकड़ी वगैरह होगी, मछलियाँ होगी। उसके बाद फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टर्सरी कंज्यूमर आ जाते हैं, इसके अंदर सेकेंडरी कार्निवोर भी इनको बोला जा सकता है। तो नाम अलग अलग हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे मिलेंगे आपको टर्सरी कंज्यूमर भी और सेकेंडरी कार्निवोर, ये एक ही होते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स या फिर टर्सरी, जो क्या करते हैं? पहले वाले कार्निवोर को खाते हैं। तो जैसे स्नेक है, मेंढक को खाता है। जो ये जो वाइल्ड डॉग होते हैं, तो ये दूसरे जीवों को खा लेते हैं। उसके बाद है एपेक्स प्रीडिएटर, जो टॉप पे आते हैं। तो शिकारी पक्षी होते हैं इसमें, जैसे वल्चर गिद्ध हो गया, ईगल्स बाज होगी, लायन और टाइगर्स, ये बिल्कुल टॉप पे आते हैं। तो हम देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो 5 लेवल हैं वो मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी फ्लो जब हमने देखा था, वो हर लेवल पे जो एनर्जी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई 4 से 5 ही क्यों होते हैं, हालांकि इसको आगे भी देखेंगे। क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होता है वो हर लेवल पे घटता रहता है, तो लास्ट वालों के पास एनर्जी बहुत कम पहुंचती है। और उससे भी यदि और ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल बढ़ा दिए जाए तो उनके पास तो एनर्जी बिल्कुल पहुंचेगी नहीं। तो इससे जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनकी संख्या 4 से 5 ही रखी जाती है। और जब ये सारे के सारे ट्रॉपिक लेवल, जब इनके ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो डिकम्पोजर क्या करते हैं? जितनी भी एनर्जी है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल हम देख सकते हैं। उसके बाद है स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल इन ईच ट्रॉपिक लेवल एट ए पार्टिकुलर टाइम। किसी भी विशेष समय पे प्रत्येक जो ट्रॉपिक लेवल है उसके पास कितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लिए हुए हैं, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास और नंबर इन ए यूनिट एरिया। तो कैसे मापा जाता है इसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास कितना है, या फिर बायोमास का मतलब उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, या फिर नंबर में मापा जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो मापने के अलग अलग तरीके हैं। बायोमास ऑफ ए स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। तो बायोमास को हम 2 तरीकों से माप सकते हैं। फ्रेश का मतलब है नया कितना वेट बना है, पहले से नया कितना एडिशन हुआ है।
ड्राई वेट में मतलब जो वाटर वगैरह उसमें से निकाल के जो मटेरियल बना है नया, ड्राई वेट कहलाता है। तो हम स्टैंडिंग क्रॉप को इन दो तरीकों से भी माप सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। तो ड्राई वेट में ज्यादा मापा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप को। नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4 to 5। ये हमने बात पढ़े लिए 4 से 5 ही होता है, कारण भी हमने देख लिया है। एनर्जी जो हर लेवल पे कम होती रहती है वो इसका मेन रीजन होता है। उसके बाद है इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि इस पार्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें हम पिरामिड पढ़ते हैं। पिरामिड क्या है, जैसे कि हम जो हिस्ट्री वगैरह में भी देखते हैं इजिप्ट के पिरामिड। तो पिरामिड एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म भी एक पिरामिड फॉर्म ही होती है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म होती है ये। तो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट ए डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी का एक क्या करती है रिलेशनशिप, या फिर फूड का जो एक रिलेशनशिप शो करती है, तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। कैन बी एक्सप्रेस, इसको 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर में, बायोमास में और एनर्जी में। तो अलग अलग टाइप भी होते हैं पिरामिड के। एनर्जी पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ वो हम देखेंगे, बायोमास और एनर्जी के पिरामिड। बेस्ड ऑन ईच पिरामिड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जो बेस होता है, सबसे नीचे जो पिरामिड की शुरुआत होती है, जो आधार होता है, जैसे ट्रायंगल का आधार होता है, तो हमेशा प्रोड्यूसर या फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को लिए होता है। जबकि जो एपेक्स, जो टॉप होता है, उसके ऊपर टर्सरी या फिर टॉप लेवल के कंज्यूमर पाए जाते हैं, जैसे हमने पिछले ट्रॉपिक लेवल में जो ट्रायंगल की टिप देखी थी। तो 3 टाइप्स का होता है ये जो पिरामिड है। 3 प्रकार के हो सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इन्हीं को देखेंगे हम। वैसे 2 टाइप के पिरामिड और होते हैं उनकी शेप के बेस पे, अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट पिरामिड क्या होते हैं, इन मोस्ट इकोसिस्टम, ज्यादातर इकोसिस्टम में जो ज्यादातर पिरामिड होते हैं वो अपराइट ही होते हैं, मतलब सीधे। ट्रायंगल जो हमने बेस है उसका चौड़ा जो नीचे लिया है, जो नुकीला सिरा उसका टॉप पे रखा है, उसको अपराइट बोला जाता है। प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर, ऐसे ही पिरामिड में प्रोड्यूसर है वो ज्यादा संख्या में पाए जाएंगे। एंड बायोमास देन हर्बिवोर्स विच फर्दर आर मोर इन नंबर्स एंड बायोमास देन कार्निवोर्स। तो उसके बाद जो आगे का जो सेकंड है, सेकंड नंबर पे जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का वो कम मिलता है, और उसके बाद वो कम होता रहता है। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एरिया भी वो कम होता रहेगा जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो पूछ लिया जाता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट मिलेगा, बाकी दो जो बायोमास के और जो नंबर के पिरामिड हैं वो अपोजिट भी, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो एनर्जी का पिरामिड में सर अपराइट क्यों मिलता है, क्योंकि एनर्जी पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा है, उसके बाद 10% आगे जाएगी, उसके बाद उसका 10% जाएगी, जिसकी वजह से हर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है वो कम होती रहती है। और कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन। वही बात है, ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता क्योंकि पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी हमेशा हाइयर होती है उससे ऊपर वाले से। इन्वर्टेड पिरामिड में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर और इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास दोनों आ जाते हैं। एग्जाम्पल इनके बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि एक फिग ट्री, एक बिग ट्री है, कोई भी बड़ा पेड़ है, उसके ऊपर काफी सारे पक्षी हो सकते हैं और पक्षियों में काफी सारे पैरासाइट हो सकते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे सिंगल है, और बर्ड्स काफी सारे हो सकते हैं उसके ऊपर, और एक बर्ड में काफी सारे पैरासाइट हो सकते हैं। तो हर लेवल पे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ता जा रहा है, और इसका जो पिरामिड बनाएंगे वो इन्वर्टेड बनेगा। जैसे हम आगे की स्लाइड में इनके डायग्राम देखेंगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड देन फाइटोप्लैंक्टन एंड ऑफ लार्ज फिश देन ए स्मॉलर वन। तो जो बायोमास का मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना लिए हुए है, वजन कितना है। जैसे कि जो फिश हैं वो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं, तो एक फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरिजन में तो काफी सारे जो जो एक फिश होती है, एक सिंगल फिश, वो बहुत भारी होती है, उसका बायोमास ज्यादा मिलेगा। और इसी प्रकार से जो स्मॉल फिशेज होती हैं उनसे जो बड़ी फिश होती हैं, लार्ज फिश, तो वो क्या होती हैं, थोड़ी सी वजन में भी ज्यादा मिलती है और बायोमास भी उनका ज्यादा होता है। तो हम देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन के पास कब बायोमास है, उसके बाद वाले ट्रॉपिक लेवल पे ज्यादा है और उसके बाद वाले पे ज्यादा है। तो इस प्रकार के पिरामिड को हम इन्वर्टेड बोलते हैं। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। जैसे हमने देखा था कि एक स्पीसीज कई बार एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे मिल सकती है, तो वो उनका अकाउंट नहीं लेता है। ये केवल एक सिंगल फूड चेन को ही बता पाता है, फूड वेब को नहीं बताता। अज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन व्हिल नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। तो एक सिंपल फूड चेन की जानकारी देता है जो कि कभी नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
क्योंकि जो फूड चेन है वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ पाई जाती हैं। एक ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है जैसे स्नेक है कि वो मेंढक को ही खाएगा, वो किसी और कीट को भी खा सकता है और जीव चीजों को भी खा सकता है। तो जो सिंपल फूड चेन है वो समझने के लिए तो ठीक है, हम समझने के लिए उसको सिंपलीफाई किया गया है, लेकिन वो रहती नहीं है, वो नेचर में हमेशा फूड वेब की फॉर्म में पाई जाती है। डज नॉट अकोमोडेट ए फूड वेब, तो वही बात आ गई इसमें, इकोलॉजिकल पिरामिड कभी भी फूड वेब पे लागू होता ही नहीं है। फूड वेब जो काफी सारी जब फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो उसको फूड वेब बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में जो डिकम्पोजर हैं उनको कोई जगह नहीं दी गई है, उनको एक साइड में रखा गया है। तो ये कुछ लिमिटेशन है जो पूछ ली जाती हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की 2 मार्क क्वेश्चन में। तो उसके बाद इनके जो डायग्राम है वो देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, अपराइट मिलेगा। अपराइट क्यों, क्योंकि जो सबसे लेवल पे जो प्रोड्यूसर लेवल पे जो एनर्जी हम देख सकते हैं 1000 किलो कैलोरी है, उसके बाद 100 किलो कैलोरी, उसके बाद 10 किलो कैलोरी, और कुछ जो एनर्जी है वो हीट के रूप में बाहर निकलती रहती है अलग अलग लेवल पे। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, और ये हमेशा अपराइट मिलेगा, वर्टिकल मिलेगा। उसके बाद जो पिरामिड ऑफ नंबर है, तो इसमें हम देख सकते हैं जो अपराइट पिरामिड है, एक अपराइट पिरामिड का एग्जांपल है, जैसे प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा नंबर में है। उसके बाद ट्रॉपिक लेवल सेकंड नंबर पे, जो ऑर्गेनिजम्स है हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट से कम है। उसके बाद जो ट्रॉपिक लेवल्स थर्ड नंबर पे हैं वो और भी कम है। और अपेक्स पे जो सबसे कम पाए जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जिस भी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए, तभी ये लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। यदि ये ज़्यादा है और इनकी संख्या जो पहले वालों की कम है, तो ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इनको खत्म कर देंगे, तो दोनों की संख्या ही खत्म हो जाती है। तो नेचर में स्टेबिलिटी के लिए पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पे संख्या ज़्यादातर ज़्यादा रखी जाती है ज़्यादातर केसेज में। बाकी जो हमने इन्वर्टेड पिरामिड देखा था, जो बर्ड्स वाला एग्जांपल देखा था, एक बिग ट्री के ऊपर बर्ड्स हैं, बर्ड्स में पैरासाइट है, वो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर का एक एग्जाम्पल होता है। उसके बाद है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के पिरामिड दोनों दिखा रखे हैं यहाँ पे, एक अपराइट है एक इन्वर्टेड है। तो अपराइट में जैसे कि प्राइमरी नंबर पे जो बायोमास है, जो वजन है वो कितना 1000 किलोग्राम है, उसके बाद अगले वाले पे 100 किलोग्राम है, उसके बाद 10 किलोग्राम है। तो ये जो बायोमास है वो हर लेवल पे डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या है, एक अपराइट पिरामिड है, वर्टिकल पिरामिड। जबकि इन्वर्टेड के अंदर क्या होता है, इन्वर्टेड में जो सबसे पहले लेवल पे हैं जो जू प्लैंक्टोन्स या फाइटोप्लैंक्टोन्स, उनकी उनका जो वजन कम होता है, उसके बाद जो प्लैंक्टोन का थोड़ा सा ज्यादा, उसके बाद स्मॉल फिशेज का उनसे ज्यादा, उसके बाद बिग फिशेज का जो बायोमास है वो ज्यादा होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमको जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, और टेरेस्ट्रियल पे जो बायोमास का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार अराइज हो सकते हैं कि भाई जो पिरामिड है वो स्पेशल पूछ लेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास क्या रहेगा, इन्वर्टेड है, बोथ है, या फिर जो ऑप्शन टाइप में। तो यहाँ से क्वेश्चन मिस्टेक होने के बड़े चांस रहते हैं। तो यहाँ से हम एक क्लियर कट आइडिया ले सकते हैं इन पिक्स से। तो क्या होता है सक्सेशन, ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया। तो क्या होता है, किसी भी एरिया के अंदर जो स्पीसीज कंपोजिशन है, कि मतलब स्पीसीज में किस प्रकार के जीव हैं, उनके अंदर क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, और वो बदलाव हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और वो बदलाव है वो आराम आराम से जो देखने को मिलता है उसी को हम सक्सेशन बोलते हैं। Communities composition and structure constantly change orderly and sequentially in response to changing environment। जो समुदाय होता है, कम्युनिटी क्या है होती है जिसमें अलग अलग पॉपुलेशन है वो बनाती है कम्युनिटीज को। तो उनकी जो कंपोजिशन है, अलग अलग पॉपुलेशन है जो उनके अंदर, और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो लगातार बदलती रहती हैं। ऑर्डरली का मतलब एक एक ऑर्डर में, सिक्वेंसली का मतलब एक सीरीज वाइज बदलती हैं। वो किसके रिस्पॉन्ड में बदलती है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे वातावरण बदलता रहता है तो जो कम्युनिटीज की जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होती रहती हैं। These chances lead finally to a climax community that is a near equilibrium with environment। तो लास्ट में जो ये चेंजेस हैं, जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं, तो फाइनल में एक लास्ट में कम्युनिटी बनती है जिसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और क्लाइमैक्स क्या होता है, किसी भी पिक्चर वगैरह क्लाइमैक्स वगैरह होता है जो एंड में आता है। तो ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है बिल्कुल लास्ट में आती है, जो कि बिल्कुल स्टेबल कम्युनिटी माना जाता है। इसमें जो चीजें हैं वो इक्विलिब्रियम में रहेंगी, इसमें कोई ज्यादा चेंज है वो देखने को नहीं मिलते हैं। सीरे क्या होते हैं, एंटायर सीक्वेंस ऑफ सक्सेसफुली चेंजिंग कम्युनिटीज इन ए गिवन एरिया। किसी भी एक क्षेत्र में जो ये कम्युनिटीज हैं वो चेंज होती रहती हैं सक्सेसफुली का मतलब एक के बाद एक एक, जो इनकी पूरी सीक्वेंस है, जो एक पूरी एक सीरीज बनी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरे बोलते हैं।
सीरियल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटीज क्या होती हैं? इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज लीडिंग टू ए चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टोटल बायोमास। तो इसमें इंडिविजुअल ट्रांजिशनल का मतलब है बदलती हुई कम्युनिटी, प्रत्येक जो कम्युनिटी जो बदल रही है और जिससे क्या देखने को मिल रहा है, चेंज आ रहा है स्पीसीज के अंदर, नई नई स्पीसीज बन रही है, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर उनका जो टोटल बायोमास है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग लेवल पे जो भी ये चेंजेस देखने को मिलते हैं उनको सीरियल स्टेज बोलते हैं। जैसे सीरे तो क्या होता है, एक सीरीज, सारी कम्युनिटीज वगैरह सारी स्पीसीज वगैरह आ जाती हैं, जबकि सीरियल स्टेज क्या है, एक पार्टिकुलर स्टेज को बोला जाता है सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ सक्सेशन। जो सक्सेशन है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसको कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो हम फैक्टर देखेंगे वो क्या है, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस। कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंस होती है, जैसे फायर वगैरह हो गया, वैसे फायर नेचुरली भी लगती हैं और मैन मेड भी होती हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब है जैसे सक्सेशन एक अपने एक उसमें चलता रहता है एक ऑर्डरली मैनर में, लेकिन कुछ नेचर वगैरह के कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ ह्यूमन फैक्टर हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं बीच में। कैन कन्वर्ट ए पार्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन इनटू ए अर्लियर स्टेज। तो जो एक के बाद एक जैसे सीढ़ी हम चढ़ते हैं, एक सीढ़ी के ऊपर नेक्स्ट सीढ़ी, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो इसमें कई बार जो ये डिस्टर्बेंस है क्या कर देते हैं, किसी भी स्टेज को वो उससे नीचे वाली स्टेज पे पहुंचा देते हैं, जिससे सक्सेशन को और टाइम लगता है। आल्सो क्रिएट न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीसीज। कुछ ऐसी कंडीशन भी नेचर में कई बार अराइज हो जाती हैं, जैसे टेम्परेचर की कंडीशन है, लाइट की कंडीशन है, जिससे कुछ स्पेशल प्रकार की स्पीसीज तो ज्यादा बढ़ती हैं, उनको तो उत्साह मिलता है, एनकरेज मिलता है, और जबकि कुछ स्पीसीज हैं वो डिस्करेज हो जाती हैं, मतलब वो खत्म हो जाती हैं, उनको रहने लायक वो कंडीशन वहां पे नहीं मिल पाती। उसके बाद है कंसिक्वेंसेज, परिणाम क्या है सक्सेशन के। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड दियर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस। तो क्या होता है, सक्सेशन के टाइम पे कुछ स्पीसीज हैं वो कॉलोनी बना के रहना शुरू कर देती हैं किसी भी एक क्षेत्र में, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है। वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज डिक्लाइन एंड एवर इवन डिसपियर। और जबकि कुछ जो पॉपुलेशन है, कुछ जीवों की जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती चली जाती है और लास्ट में वो खत्म भी हो सकती है। Present day communities came because of succession that occurred over millions of years since life started on Earth। जैसे इवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया है कि स्टार्टिंग में जो अर्थ पे कुछ भी नहीं था और बाद में जो अलग अलग चीजें आई हैं, तो पुराने वाली चीजें एलिमिनेट होती रहती हैं, और आज का जो हम प्रेजेंट डे कम्युनिटीज देख रहे हैं वो क्या है, वो सक्सेशन का ही नतीजा है। आराम आराम से सक्सेशन आता गया, पुराने वाली स्पीसीज हटती गई और नई नई स्पीसीज आती गई, और ये किसकी वजह से, नेचर में चेंजेबल कंडीशन की वजह से ही होता है। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम। जो इवोल्यूशन हमने डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन वाला जो फेज है, उस टाइम पे सक्सेशन और जो इवोल्यूशन है वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ साथ में चलती हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन देखते हैं। स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑन बेयर रॉक। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है धरती के ऊपर, बिल्कुल चट्टाने हैं, बेयर चट्टाने मतलब बंजर चट्टाने हैं, वहां पे यदि सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। अक्कर स्लोली बिकॉज प्रोड्यूस फर्टाइल सोइल टेक्स 100 टू सेवरल थाउजेंड ईयर। तो जो प्राइमरी सक्सेशन है बहुत आराम आराम से होने वाली प्रोसेस है, क्योंकि जो फर्टाइल सोइल उपजाऊ मिट्टी को बनाने के लिए, जो चट्टानों से उपजाऊ मिट्टी बनने में हजारों साल लग जाते हैं, इसलिए इस सक्सेशन को काफी टाइम लगता है। एग्जाम्पल है जैसे न्यूली कूल्ड लावा। जब लावा, कोई भी ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो तो आराम आराम से ठंडा होएगा, उसके बाद बेयर रोक बनाएगा, और उसके बाद न्यूली, बेयर रोक भी एक एग्जांपल है इसका। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, जब हमने कोई तालाब वगैरह बनाया है तो वो भी एक क्या है, प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है। और जबकि एक रिजर्वोयर होता है जो भी संग्राहक होता है, जिसमें हम कोई भी चीज संग्रहण करते हैं, रिजर्वोयर जैसे वाटर का भी हो सकता है, तो वो भी एक प्राइमरी सक्सेशन का काम करता है, क्योंकि वहां पे पहले से कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हर एक चीज को बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अपनी लाइफ की। उसके बाद है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, बिगिंस इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड।
ये वहां पे शुरू होता है। जैसे प्राइमरी सक्सेशन एक बारी अच्छे ढंग से फल फूल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई वहां पे, फॉरेस्ट फायर वगैरह लग गई, जिसकी वजह से बिल्कुल राख हो गया सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा वहां पे। उसके बाद जो सक्सेशन वहां पे देखने को मिलेगा, जो अलग अलग पेड़ वहां पे उगते हुए दिखेंगे, वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाते हैं। ये फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चट्टानों से मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी तो पहले से बनी हुई है, और वो काफी न्यूट्रिटिव मिट्टी है। वहाँ पे न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो भी पेड़ वगैरह वहाँ पे जड़े हैं, तो उनकी वजह से वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट था वो कहीं गया नहीं है, वो मिट्टी में मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी पेड़ वगैरह स्टार्टिंग होगी, वो क्या होंगे, फास्ट फास्ट बढ़ेंगे, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल है अबंडेंट फार्म लैंड्स, बरंट और कट फॉरेस्ट एंड फ्लड लैंड। तो अबंडेंट का मतलब है छोड़े हुए खेत। जैसे खेत कई बार छोड़ दिए देते हैं, एक बारी खेती करने के बाद जैसे जो फसलों का चक्कर होता है, तो बीच में जो खाली खेत होते हैं, तो उनको बोला जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद है, क्योंकि पहले खेती की थी, उसके बाद वहां पे जो सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होएगा, पहले वहां पे मिट्टी है ऑलरेडी, तो चट्टान से मिट्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है। बरंड और कट फॉरेस्ट, मतलब जो जड़े हुए या फिर कटे हुए जंगल हैं, वहां पे जो नया जो वन वगैरह तैयार होएगा, तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। फ्लडेड लैंड का मतलब होता है जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो बाढ़ से एक बार जो वेजिटेशन है, जो भी वनस्पति है, वो पूरी खत्म हो जाती है, और उसके बाद जब नए सिरे से जो वनस्पति वहां पे उगना शुरू होगी, वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाती है। उसके बाद है, जैसे हम देख सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल चट्टानें थी, बेर रोक थी, वहां पे लाइकन आने शुरू हुए। लाइकन को पोइनियर कम्युनिटी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की थी, और उन्होंने क्या किया, चट्टानों को तोड़ना शुरू किया, और चट्टानों से फिर क्या हुआ, स्मॉल एनुअल प्लांट वगैरह जो लाइकन वगैरह है, वो यहाँ पे ग्रो करने शुरू हुए, तो मिट्टी बननी शुरू होगी चट्टानों से। उसके बाद जब मिट्टी बनी, तो ग्रासेस एंड पेरिनियल्स प्लांट्स वगैरह है, वो ग्रो करने शुरू हुए, छोटे प्लांट्स। उसके बाद जो ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, साइड इंटॉलरेंट ट्रीज सच एज पाइन, तो जो छोटे लेवल के पेड़ हैं वो बढ़ने शुरू हुए। उसके बाद सेड टॉलरेंट प्लांट, सेड इंटॉलरेंट का मतलब है जो छाया में नहीं रह सकते, तो उनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिएगी। और जबकि सेड टॉलरेंट प्लांट जैसे जंगल होते हैं, जो बड़े बड़े गहरे वन होते हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो प्लांट हैं, उनको सबको सनलाइट नहीं मिलती। वहाँ पे ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कि सेड में रह सकते हैं, छाया में रह सकते हैं। तो जब एक किसी भी जगह पे बिल्कुल खाली जगह से, बंजर भूमि से पूरे के पूरे जो वन खड़े हो जाते हैं टाइम के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। और हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पे पोइनियर स्पीसीज है जो स्टार्टिंग करती है सक्सेशन की, उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज आ जाती हैं जो अलग अलग प्लांट पाए जाते हैं, और लास्ट में जो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब एंड आ जाता है सक्सेशन का, तो वो हमारे प्राइमरी सक्सेशन के अलग अलग भाग हैं। और इसको कितना लगता है टाइम, 100 to thousands of year, सैकड़ों से हजारों साल भी लग सकती हैं। और जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन है, उसमें देख सकते हैं कि कोई भी फॉरेस्ट अच्छे ढंग से बिल्कुल सही खड़ा हुआ था, वहां पे आग लग गई, तो आग लगने की वजह से वहां पे सब कुछ राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद वहां पे दोबारा से फिर छोटे लेवल पे जो पेड़ वगैरह हैं वो बढ़ने शुरू होंगे। उसके बाद छोटे पेड़ आएंगे, ग्रासेज एंड पेरिनियल प्लांट्स, और स्टार्टिंग में तो थोड़ी मिट्टी है वो फिर रहने लायक बनेगी, वो और ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं जो बिल्कुल किलो गए थे, वो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत वहां पे बनने स्टार्ट होंगे, फिर ग्रासेज आएंगे, ये पोइनर स्पीसीज है सेकेंडरी सक्सेशन की। उसके बाद फिर दोबारा से वहां पे फॉरेस्ट है वो जल्दी जल्दी खड़ा हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं शुरुआत में कुछ भी एक साल 2 साल तो वहां पे हो सकता है कुछ भी ना हो, मतलब 0 years मतलब स्टार्टिंग है ये। उसके बाद 1 से 2 साल वहां पे जो कंडीशन है थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू होंगी, 3 से 4 साल में वहां पे घासेज वगैरह होना शुरू हो जाएगा, और 5 से लेके 150 साल तक वहां पे बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो मिलेंगे, और 150 साल से ज्यादा वहां पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 150 साल, सैकड़ों सालों का मतलब है। जैसे हमने वहां पे देखा है हंड्रेड्स का मतलब है कई कई सैकड़ों में आ जाती है बात, 700 800 1000 के पास भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ज्यादा 150 साल के बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो आ जाती है। तो यहाँ पे दोबारा से चट्टानों से मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मिट्टी के बनने में टाइम लगता है। यहाँ पे तो मिट्टी पहले से ही बनी बनाई थी, न्यूट्रिशन भी उसके अंदर अच्छे खासे थे, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो बड़ा फास्ट फास्ट होता है। उसके बाद है प्लांट सक्सेशन। पौधों में जो सक्सेशन जो हमने प्लांट वगैरह ही देखे हैं अभी, इनके अंदर का सक्सेशन है वो देखते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बेयर लैंड से, बिल्कुल बंजर भूमि से शुरू होता है, लाइकन इनकी शुरुआत करते हैं, एंड रीच टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और लास्ट में ये बिल्कुल एक फॉरेस्ट बना लेता है, एक वन बना लेता है। टू टाइप का होता है ये प्लांट के केस में, एक हाइड्रारक एक जिरारक। हाइड्रारक का मतलब जो पानी में स्टार्ट होता है सक्सेशन, और जिरारक का मतलब जो बेयर लैंड पे शुरू होता है। जो हमने एग्जांपल देखे हैं ये बेयर लैंड के ही हैं।
वाटर के भी हम देखेंगे। बोथ लीड टू मीडियम वाटर कंडीशंस, मिजेई कंडीशन, नीदर टू ड्राई जेरिक एंड नोर टू वेट हाइड्रारिक। जो दोनों हैं ये हाइड्रारिक और जिरारिक, स्टार्टिंग में तो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन बाद में इनके पास मीडियम वाटर कंडीशन आएंगी, जिसको हम मैजिक कंडीशन बोलते हैं। और इसमें क्या रहेगा, ना तो ज़्यादा सूखा मिलेगा, वहाँ पे जीरक कंडीशन मिलेगी, ना ज़्यादा गीला मिलेगा। तो ये नॉर्मल सी कंडीशन में, मतलब जो सोइल है, सोइल को हम जैसे देखते हैं वनों में, वो ज़्यादा सूखी भी नहीं होती, ना ज़्यादा गीली होती, तो मीडियम सी कंडीशन मिलती है। सेकेंडरी सक्सेशन डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ सोइल अवेलेबिलिटी, वाटर एनवायरनमेंट, सीड और अदर प्रोपिग्यूल्स। जैसे हमने सेकेंडरी सक्सेशन का स्लाइड देखा था इससे पहले वाली, तो उसमें क्या देखा था, जो सेकेंडरी सक्सेशन है, जैसे फॉरेस्ट फायर के बाद शुरू हो रहा था, या फिर कोई भी फ्लड रीजन है, बाढ़ वगैरह जाती है, तो उसमें मिट्टी की कंपोजिशन कैसी है, कैसी कंडीशन है उसकी, वाटर कितना है वहाँ पे, जो एनवायरनमेंट है, वातावरण वहाँ पे कैसा है, सीड वगैरह कितने प्रेजेंट है, सीड डिस्पर्जल कैसे है, कि दूसरी जगह से सीड है कितने जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा फैक्टर अनुकूल होंगे उतना ही ज़्यादा सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है। रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर एंड हैंस क्लाइमेक्स इज आल्सो रीच्ड मोर क्विकली। जो सेकेंडरी सक्सेशन में जो रेट होता है सक्सेशन का, वो बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो बड़ी जल्दी आ जाती है। आल्सो सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रीसीड्स टू सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी मैजिक। मैजिक कंडीशन कौन सी है, जो कि एक मीडियम सी कंडीशन पाई जाती है, चाहे कहीं से भी जो कहीं से भी सक्सेशन शुरू हो रहा हो, लास्ट में तो मैजिक कंडीशन ही बनेगी, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जो एक सक्सेशन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे वाटर है, वैसे ये जो ज़्यादातर वाटर इतना ज़्यादा नहीं है कि ये हमको इसको हाइड्रार्क बोले। तो हाइड्रार्क में एग्जाम्पल है, लास्ट स्लाइड में रहेगा, इन्हीं के जो सीरीज में चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे वाटर है, वाटर में सबमर्ज्ड प्लांट बनाने स्टार्ट होंगे, उसके बाद कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे तो देख सकते हैं हम, बिल्कुल तलहटी में प्लांट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पे हैं, जो प्लांट तलहटी में तो हैं, साथ में सरफेस पे भी हैं। उसके बाद ये वाली स्टेज है, ना कि ये वाली, उसके बाद ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, रीड स्विम्स स्टेज। रीड स्वैम्प्स का मतलब दलदली क्षेत्र यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, मतलब वाटर कम होता जाएगा। उसके बाद मार्स मिडो स्टेज आ जाती है, मार्स मिडो मतलब घास की जो स्टेज है, घास वगैरह यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। सरब स्टेज का मतलब है, स्क्रब स्टेज का मतलब है कुछ जो स्मॉल प्लांट्स वगैरह हैं वो बनने शुरू होंगे। उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा जो वन है, फॉरेस्ट वगैरह बन जाते हैं, तो ये क्लाइमेक्स स्टेज यहाँ पे आ जाती है। तो ये प्लांट सक्सेशन होता है। उसके बाद जिरारक सक्सेशन क्या होता है, पोइनियर स्पीसीज इसमें क्या मिलेंगी, स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया ऑन रॉक इन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में जो बिल्कुल बेयर रॉक पे सबसे पहले आके रहना शुरू करती हैं, तो उनको पोइनियर स्पीसीज बोला जाता है। जैसे लाइकन होता है प्लांट एंड जो इसमें एल्गी और फंगस होता है, उसका सिम्बोटिक एसोसिएशन होता है, वो कुछ एसिड सिक्रीट करती हैं, जो कि जो रॉक है, चट्टानें हैं, उसको वो डिजोल्व करना, उसको गोड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे कि वो मिट्टी में बदलना शुरू हो जाता है। किस प्रोसेस से, वेदरिंग प्रोसेस से। वेदरिंग होती है चट्टान का कमजोर होकर टूटना शुरू होना, और उससे आराम आराम से मिट्टी के पार्टिकल बनना, उसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, या फिर सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस। पेव वे टू सम वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स विच सक्सीडेड बाय हायर प्लांट्स विद द टाइम। तो जैसे हमने जो प्लांट का जो प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस किया है +1 क्लास के अंदर, तो वहाँ पे जैसे ब्रायोफाइट से पहले एल्गी होती हैं, एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो जो ये अलग अलग प्लांट आते हैं वो भी एक लेवल के बाद ही आते हैं, एक सीरीज में ही आते हैं। तो जो ये क्या करते हैं, लाइकन सबसे पहले ये पेव, पेव का मतलब नींव रख देते हैं, बाद में जितने भी छोटे प्लांट्स आएंगे तो उनकी नींव रख देते हैं, और उसके बाद तो फिर छोटों से बड़े प्लांट बनते रहेंगे, बड़े से आगे हायर प्लांट्स हैं, वो टाइम के अनुसार बनते रहते हैं। उसके बाद है स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो ये क्या होती है, सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी, ये स्टार्टिंग वाली पॉइनियर बोलते हैं, लास्ट वाली को क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये दो ही पढ़ी जाती हैं, बाकी इनके बीच में जितनी भी कम्युनिटी है उनको इंटरमीडिएट मतलब बीच की कम्युनिटी बोला जाता है। तो स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, फॉर्म्ड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस, कुछ अलग अलग स्टेजेस इसमें आएंगी, एंड रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज्ड। और ये तब तक स्टेबल रहती हैं तब तक एनवायरनमेंट में बदलाव नहीं आता। यदि एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया तो ये भी बदलना शुरू हो जाती हैं। विद टाइम जीरोफिटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए
मीजोफिटिक हैबिटेट। तो मीजोफिटिक क्या था, जहाँ पे नॉर्मल जो वाटर है नॉर्मल मात्रा में हो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा हो, और जबकि जो जिरारक कंडीशन थी वहाँ पे बिल्कुल बेयर लैंड था, वहाँ पे वाटर बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं था। तो स्टार्टिंग वाली जो कंडीशन है जीरोफिटिक हैबिटेट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मीजोफिटिक हैबिटेट के अंदर। और ये हम देख सकते हैं जो रियलिस्टिक डायग्राम है एक, जैसे टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो जो चट्टानें हैं, हालांकि ये सारे डायग्राम का मतलब एक ही है, बस यहाँ पे जितनी बार हम इसको रिवाइज करेंगे अलग अलग केस में कुछ से एक एक दो दो पॉइंट है वो नए आते हैं बस। जैसे यहाँ पे चट्टानें हैं बिल्कुल बे एक्सपोज्ड रॉक हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में है, वहाँ पे जो लाइकन वगैरह हैं वो स्टार्टिंग में ग्रो करने शुरू होते हैं। फिर एनुअल वीड का मतलब है जो अपना जीवन चक्र एक साल में पूरा कर लेती हैं। उसके बाद पेरिनियल मतलब कई कई साल जिंदा रहने वाली जो घास वगैरह है वो वहाँ पे देखने को मिलेगा, खरपतवार वगैरह बोलते हैं जैसे वीड्स को। उसके बाद श्रब्स, कुछ छोटी झाड़ियाँ आएंगी। उसके बाद कुछ एस्पेन, चेरी या यंग पाइन फॉरेस्ट, कुछ छोटे ट्री टाइप के प्लांट आएंगे। और उसके बाद बीच एंड मैपल, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, बहुत गहरे गहरे जंगल हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस तरीके से जो सक्सेशन है वो बढ़ता चला जाता है। उसके बाद है हाइड्रारिक सक्सेशन इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। तो ये प्राइमरी सक्सेशन इसमें वाटर में होता है। हाइड्रारिक, हाइड्रा का मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है। तो वाटर के अंदर सक्सेशन शुरू होएगा। तो पोइनियर्स इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, जैसे लाइकन किस में पाए जाते हैं, पोइनियर का काम किस में करेंगे, जो जिरारा कंडीशन है। जबकि हाइड्रा के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन जो तैरने वाले पौधे होते हैं वो एक पोइनियर कम्युनिटी का काम करते हैं। रिप्लेस्ड बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स विद टाइम। तो बाद में जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट मतलब पानी में बिल्कुल डूबे हुए जड़ वाले पौधों के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे आ जाते हैं। फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर उसके बाद तैरने वाले पौधे हैं वो देखने को मिलेंगे। रीड स्विम्स आएंगी, मार्स मिडोज आएंगे, स्क्रब्स आएंगे एंड फाइनली ट्रीज। और ये हमने हाइड्रारिक सक्सेशन का एग्जांपल पीछे देखा था, जो प्लांट सक्सेशन का एक जर्नल एग्जांपल डिस्कस किया था। और लास्ट में जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट बना देती है। विद टाइम वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। और टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है तो जो वाटर था जहाँ पे बिल्कुल पानी था तो वहाँ पे आराम आराम से मिट्टी बन जाती है उसकी। तो इसको हम समझ सकते हैं एक और रियलिस्टिक पिक से। जैसे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, स्टार्टिंग में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उसके बाद रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट मतलब पानी में डूबे हुए जड़ वाले पौधे जो एक जगह पे स्थिर रहें, ये तो कहीं भी तैर सकते हैं। उसके बाद स्टेज आती है फ्लोटिंग प्लांट्स की। अब ये और ये अलग अलग हैं। ये छोटे मोटे प्लांट होते हैं बिल्कुल मामूली टाइप के, ये रियल टाइप के प्लांट आएंगे, हायर प्लांट आ जाते हैं फ्लोटिंग में। और उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, तो रूटेड भी है और साथ में फ्लोटिंग भी है, दोनों एक मिडल कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज होते हैं, जो दलदली क्षेत्र के अंदर उगने वाले कुछ प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे सरकंडे बोलते हैं, सरकंडे टाइप के पौधे जो कि पानी में उगे होते हैं। उसके बाद मार्स मिडोज का मतलब है ये मतलब कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वाटर की कंडीशन कम है और घास वगैरह यहाँ पे उगना शुरू हो जाता है। उसके बाद वुडलैंड स्टेज, वुडलैंड स्टेज का मतलब मिट्टी के ऊपर जो लकड़ी टाइप के प्लांट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आराम आराम से जो फॉरेस्ट स्टेज है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, वो पहुंच जाती है। तो जो ये वाटर है ये आराम आराम से खत्म होता हुआ चला जाता है और एक टाइम के बाद वहाँ पे लैंड में कन्वर्जन हो जाती है और फॉरेस्ट का वो रूप ले लेता है। जैसे इसको जो पीछे हमने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा था ये वाला, इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे वाटर था और बाद में जैसे जैसे यहाँ पे स्टेजेस आती गई तो वाटर बिल्कुल खत्म होता गया, जैसे यहाँ पे वाटर बिल्कुल खत्म है और उसके बाद एक फॉरेस्ट है वो पूरी अपनी शेप ले लेता है उसी वाटर वाली जगह पे। तो ये हाइड्रारक से क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंच रही है, वहां पे हमने जिरारक से क्लाइमेक्स कम्युनिटी को पहुंचते हुए देखा है। न्यूट्रिएंट साइकिल से, जिसको बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोला जाता है। तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अलग अलग जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स में से किसी भी न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होना, मूव करना, उसी को न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाता है। बायो जियो केमिकल साइकिल, इनको बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब होता है रॉक, एयर, वाटर। तो ये साइकिल चलता रहता है, मिट्टी से पेड़ में जाएगा न्यूट्रिएंट, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स के पास, उसके बाद कार्निवोर्स के बाद, और जब उनका डिकम्पोजन हो जाता है वापस मिट्टी में आ जाता है, वापस मिट्टी से फिर प्लांट दोबारा फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और जो मिट्टी के बीच में जो एक साइकिल चलता है
इसलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोला जाता है। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन ए सोइल एट एनी गिवन टाइम। मिट्टी के अंदर एक समय पे जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको स्टैंडिंग स्टेट बोला जाता है। वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड आल्सो ऑन सीजनल बेसिस। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग पाया जा सकता है और सीजनल बेसिस पे भी इसकी मात्रा अलग अलग देखने को मिलती है। टू टाइप्स का होता है ये। गैसियस जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, गैसियस भी हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और सेडिमेंट्री का मतलब सॉलिड फॉर्म में भी, जैसे अलग अलग फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन वैसे सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसे कि CO2 की इसकी एक फॉर्म है गैसियस फॉर्म। फॉस्फोरस जो साइकिल होता है वो भी सेडिमेंट्री साइकिल होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल हम लोअर क्लासेज में काफी डिटेल में पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम मेन साइकिल हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, जो कि सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं। रिजर्वोयर क्या होता है? एटमोस्फियर फॉर गैसियस टाइप, मतलब रिजर्वोयर संग्राहक, जो कि मतलब एक संग्रहण करके रखता है अलग अलग चीजों का। जैसे गैसेज हैं जितनी भी, वो सारी की सारी एटमोस्फियर में पाई जाती हैं। और जितने भी सेडिमेंट्री साइकिल हैं उनका जो रिजर्वोयर है वो अर्थ क्रस्ट होती है, धरती की जो ऊपर पट्टी, जो सबसे ऊपरली परत होती है। फंक्शन इज टू मेक बैलेंस इन रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड ई फ्लक्स। तो जो फंक्शन है किसका? न्यूट्रिएंट साइकिल का, या फिर नहीं, रिजर्वोयर का जो फंक्शन ये काम करता है, क्या करता है? जो इनफ्लक्स मतलब मटेरियल का इसके अंदर आना और इफ्लक्स इसमें मटेरियल का बाहर जाना, उसको ये बैलेंस बना के रखता है। इफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो अलग अलग एनवायरमेंट फैक्टर होते हैं, जैसे सोइल है, मॉइस्चर है, पीएच है, टेम्परेचर है। तो ये अलग अलग फैक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होता है। तो स्लाइड से समझते हैं जो न्यूट्रिएंट साइकिल। जैसे यहाँ पे एक ट्री है, ट्री क्या करता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी से लेता है, और जब ट्री खुद डेड हो जाता है या फिर कुछ एनिमल्स वगैरह होते हैं, एनिमल मैटर वो डेड हो जाते हैं या इसके मैटर डेड हो जाते हैं, तो वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। जबकि एक साइड में हम देख सकते हैं प्लांट से जो भी जो अलग अलग जो घास फूस है उसको जो एनिमल्स खाते हैं, और जब ये एनिमल्स खुद डेथ हो जाती है ये भी मिट्टी में आके जो मिनरल्स को मिला देते हैं। और यहाँ पे रॉक्स ब्रोकन डाउन, तो रॉक्स वगैरह है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल में आ जाता है। वाटर एंड एयर पेनिट्रेट सोइल, जो एयर, जो वाटर और एयर है वो जब मिट्टी में जाती है तो उसके साथ में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी में चला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो साइकिल हर रिप्रेजेंट करते हैं किसके बीच में? जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है, सोइल है, उसी को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल। Carbon constituents 49% of dry weight of organism, 71% of global carbon is found dissolved in ocean। तो जो कार्बन का जो कंटेंट हम एयर में पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेनली 0.003। तो वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ही वो मात्रा है, ना कि टोटल कार्बन। टोटल कार्बन तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे ऑर्गेनिज्म है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है धरती पे, तो उनका 49% जो भी भाग है ड्राई वेट का वो कार्बन से ही बना हुआ है। और जबकि जो ओशियन है, जो बड़े बड़े महासागर हैं, उनके अंदर जो 71% ग्लोबल कार्बन, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी कार्बन पाई जाती है उसका 71% तो किसके अंदर पाया जाता है? महासागरों में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है, अलग अलग साल्ट की फॉर्म में। फॉसिल फ्यूल्स एंड ओशियंस आर रिजर्वोयर ऑफ कार्बन, जो जीवाश्म ईंधन हम निकालते हैं मिट्टी से, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, और साथ में जो ओशियन होते हैं ये कार्बन के रिजर्वोयर का काम करते हैं। मतलब जो ज्यादा कार्बन है वो इन्हीं के पास होती है और ये इनफ्लक्स और ईफ्लक्स को मेंटेन रखते हैं। कार्बन साइकिलिंग अकर्स थ्रू एटमोस्फियर, ओशियंस एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। जो कार्बन साइकिल है वो एटमोस्फियर में लगातार उसका जो साइकिल है वो चलता रहता है, ओशियन में भी चलता रहता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये मटेरियल आता रहता है, और साथ में डेड ऑर्गेनिजम्स में भी लास्ट में चला जाता है, फिर वापस मिट्टी में चला जाता है। तो साइकिल को जब हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे तब डिटेल में आएगी बात समझ में। लेकिन जो अलग अलग इवेंट हैं वो क्या रहते हैं कार्बन साइकिल में? अबाउट 4 into 10 raised to power 13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो मिट्टी से कार्बन वगैरह अवशोषित करते हैं या जो कि CO2 अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उससे लगभग 4 गुना में 10 की पावर जो 13 है, तो इतनी किलोग्राम कार्बन है उसको फिक्स किया जाता है, मतलब उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। A considerable amount of carbon return to atmosphere as CO2 through respiratory activity of the producer and consumer। और कंसिडरेबल का मतलब एक अच्छी खासी मात्रा भी जो CO2 की वापस वातावरण में चली जाती है
जो कि प्लांट सांस लेते हैं और जो कंज्यूमर वगैरह हैं जो एनिमल्स है सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन में हम जो CO2 छोड़ते हैं वो वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है। डिकम्पोजर आल्सो कंट्रीब्यूट sustainably to CO2 pool by their process of waste material and dead organic matter of land or ocean। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी एक अच्छा खासा रोल है वो प्ले करते हैं CO2 पूल के अंदर। जो CO2 का पूल है, रिजर्वोयर है, उसमें मतलब वापस आने में, मतलब जो CO2 है उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने में किसके द्वारा, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक, जो भी मटेरियल गल सड़ जाता है मिट्टी के अंदर तो उससे भी CO2 रिलीज होती है। जैसे कि वो चाहे लैंड धरती पे हो चाहे वो समुद्रों में हो तो उससे भी CO2 बनती है। जो ये जब काम करते हैं ना माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन का, तो उस टाइम पे CO2 रिलीज करते रहते हैं ये भी। सम फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। कुछ जो कार्बन है, फिक्स्ड कार्बन का मतलब है जैसे अलग अलग फॉर्म है, कार्बोनेट वगैरह की फॉर्म है, तो उस फॉर्म में वो चट्टानों में चला जाता है और एक बार चट्टानों में चला गया तो वो साइकिल से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो बार बार घूमेगा नहीं वहाँ पे। वो कहीं पे प्लांट वगैरह वहाँ पे ग्रो करके तो बात अलग है, वरना तो वो सर्कुलेशन से जो साइकिल है उससे अलग हो जाता है। बर्निंग ऑफ वुड, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel and volcanic activity are additional sources for releasing of CO2 in atmosphere। तो बर्निंग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का दहन होता है, जैसे हम जलाते हैं। जो फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है। कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब भी ऑर्गेनिक मैटर जलता है मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है। फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है। वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो उससे भी CO2 है वो एटमोस्फियर में रिलीज की जाती है। तो वो भी एक एडिशनल सोर्स का काम करते हैं, इनके अलावा जो हमने ऊपर पढ़े हैं। रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य ने क्या कुछ किया है। रैपिड डिफोरेस्टेशन, जो वनों की बहुत ज्यादा कटाई की है, वनों का विनाश किया है। एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बहुत ज्यादा जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाया जाता है। किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जो ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा CO2 रिलीज करते रहते हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा पहले से बढ़ी जरूर है। तो CO2 की मात्रा को बढ़ाने में साइकिल में ह्यूमन एक्टिविटी का भी बड़ा रोल होता है। तो जैसे हम जो कार्बन साइकिल है उसको पिक से देखें तो यहाँ पे जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी, वो CO2 की मात्रा मिट्टी में बढ़ाएगी। और जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस से और जो CO2 है उसको फिक्स करता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। जैसे यहाँ पे दे रखा है जो फोटोसिंथेसिस से, जो CO2 से एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट है ऑर्गेनिक मैटर में बदलेगा, उसी ऑर्गेनिक मैटर को अलग अलग फूड चेन में भेज दिया जाता है। और जब ये डिके होता है, जब ये गलते सड़ते हैं तो वापस मिट्टी के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर चली जाती है। और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन मटेरियल है कार्बोनेट की फॉर्म में, वो फॉसिल के अंदर चली जाती है। जैसे कोयला वगैरह होता है, फॉसिल फ्यूल है। और इनको जब वापस हम निकालते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, तो जो फ्यूल है उसको फिर अलग अलग ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन होता है, जो धुआं वगैरह निकलता है उसको वापस CO2 एटमोस्फेयर में भेज दिया जाता है। और साथ में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे फूड चेन में चला जाता है एक बारी जो कार्बन, तो वो CO2 के द्वारा उसको एटमोस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से भी निकलती रहती है, गड़ी सड़ी चीजों से भी CO2। और जब ये एनिमल्स वगैरह, प्लांट वगैरह डेड होते हैं तो मिट्टी में CO2। तो इस तरीके से एक साइकिल है वो CO2 का, वो चलता रहता है। और ये हमारा जो टेरेस्ट्रियल कार्बन साइकिल है, इसी तरीके से जो समुद्रों में भी साइकिल ऐसे ही चलता रहता है कार्बन का। उसके बाद है फॉस्फोरस साइकिल। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। जो फॉस्फोरस है ज्यादातर बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है, फॉस्फोरस होता है उसमें। न्यूक्लिक एसिड हमने डिस्कस किया था, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर जो बैकबोन का काम करती है DNA RNA में। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर का मतलब ATP की जो सिंथेसिस होती है उसमें भी फॉस्फोरस का रोल होता है। मैनी एनिमल्स नीड लार्ज क्वांटिटीज टू मेक सेल्स, बोन्स एंड टीथ। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो फास्फोरस को किस में यूज करते हैं, सेल का मतलब है जो खोल होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फोरस की जो सेल होती हैं, जैसे जो स्नेल होता है, स्नेल के ऊपर जो शंख सा लगा होता है एक, तो वो सेल या फिर एग सेल होती हैं, जैसे उसकी भी कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें पाया जाता है। बोन्स है, हड्डियां में भी कैल्शियम फॉस्फोरस पाया जाता है। और वो कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह है, जो टीथ है, टीथ में भी फॉस्फोरस रहता है। रॉक इज नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। जो रिजर्वोयर का काम करता है यहाँ पे ज्यादातर वो क्या है, चट्टाने हैं, चट्टानों में जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, PO4 3 नेगेटिव या PO2 2 नेगेटिव की फॉर्म में मिल सकता है। मेजर इवेंट्स इन
फॉस्फोरस साइकिल क्या क्या आते हैं, जो मेन मेन घटनाएं होती हैं, स्टेप्स होते हैं फॉस्फोरस साइकिल में। व्हेन रॉक्स आर विदर्ड, जब रॉक्स को मिट्टी में बदलने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, तो फॉस्फेट डिजोल्व इन सोइल सॉल्यूशन, जो फॉस्फेट होता है वो वाटर में घुल के वो मिट्टी में चला जाता है, एंड एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और प्लांट्स उसको फिर सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्रॉम प्लांट्स एंटर इनटू द हर्बिवोर्स, और जब प्लांट्स अलग अलग मटेरियल बनाते हैं तो वो जो मटेरियल है खाने के रूप में हर्बिवोर्स हैं, शाकाहारी जीव हैं, उनके अंदर चला जाता है, और कुछ अलग एनिमल्स हैं जो कार्निवोर हैं उनके पास एक फूड चेन के जरिए ये आगे के आगे तरफ बढ़ता रहता है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस। तो जो उसके बाद जब ये गलते सड़ते हैं, जब ये मर जाते हैं प्लांट वगैरह जो एनिमल वगैरह, तो उनको डेड ऑर्गेनिज्म जब क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फॉस्फेट को सोल्युबलाइज कर देते हैं, तो वो फॉस्फोरस में उसको बदल देते हैं। नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता, तो ये सेडिमेंट्री फॉर्म में ही ज़्यादा पाया जाता है। फॉस्फोरस की कोई भी फॉर्म ऑक्सीजन में इसमें एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती हैं। डिफर फ्रॉम कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल से कैसे अलग होता है, एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल एज मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स। फॉस्फोरस है यदि थोड़ा बहुत नेचर में प्रेजेंट भी होता है तो रेनफॉल के जरिए वो मिट्टी में आके मिल जाता है, लेकिन वो उतना नहीं होता जितना कि कार्बन होती है। कार्बन CO2 तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल, तो जो हम सांस वगैरह छोड़ते हैं तो उसमें भी फॉस्फोरस नहीं होता है, जबकि CO2 के तो अच्छी खासी मात्रा में हम रिलीज करते ही हैं रेस्पिरेशन में। उसके बाद है जो पिक है, उससे हम आइडिया लेते हैं फॉस्फोरस साइकिल कैसे रन करता है। तो इसको समझने के लिए, जैसे कि फॉस्फोरस रॉक फॉर्मेशन है, जैसे सबसे पहले चट्टानें होती हैं, चट्टानों से जो जैसे जैसे वेदरिंग वगैरह होती है और जो इरोजन वगैरह होता है, तो जब जो चट्टानों से जो फॉस्फोरस है सोल्यूबल फॉर्म में मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, और मिट्टी में प्लांट्स वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे यहाँ पे दे रखा है, प्लांट जब एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी वाले फॉस्फोरस को, तो उसको एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो वापस जब डिकम्पोजन होती है तो वापस मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जैसे रेनिंग होती है पहाड़ों पे, और उसके बाद नदियों के जरिए जो फॉस्फोरस है वो समुद्रों में आके मिल जाता है, और समुद्रों में जो मैराइन प्लांट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर मैराइन एनिमल में चला जाता है, और जब जो ये डेड हो जाते हैं दोनों, इनको फिर वापस सेडिमेंट्स के फॉर्म में मिट्टी में मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं। और सेडिमेंट्स जब इकट्ठे होते रहते हैं तो चट्टान बन जाती हैं, और चट्टानें फिर अलग अलग फॉर्म में जो मिट्टी से मतलब वाटर से बाहर भी निकल जाती हैं। हो सकता है एक टाइम के बाद यहाँ पे जो वाटर है वो ना रहे, तो वो चट्टानें फिर वापस उनका जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता है। उसके बाद जैसे खेतों में हम अलग अलग DAP वगैरह के जो खाद यूज करते हैं, तो उनके अंदर भी फास्फोरस होता है, और वो फास्फोरस भी पानी के साथ मिलके नदियों में चला जाता है। और जो डिकम्पोजिशन वगैरह होती हैं, उससे क्या है, इस साइकिल को कंप्लीट करने में डिकम्पोजर है अपना रोल प्ले करते हैं। और मिट्टी में भी कई बारी जो ड्रेनेज वगैरह के जरिए जो वाटर के अंदर जो चला जाता है, तो ज़्यादातर जो रिजर्वोयर का काम करती हैं वो तो रॉक्स ही करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वैसे लैंड के ऊपर भी देखें हम, वाटर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है फास्फोरस को किसके अंदर, वाटर बॉडीज में लेके जाने के लिए। तो ये फास्फोरस साइकिल हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का भी और इस पार्ट का भी, वो क्या, इकोसिस्टम सर्विसेज। जो इकोसिस्टम से हमको अलग अलग सेवाएं मिलती हैं वो क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। जो भी हम अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग काम करते हैं हमारे लिए, या फिर हमको अलग अलग चीजें प्रदान करते हैं, तो वो इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज, एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य सामग्री से रिलेटेड होता है, ब्यूटी से रिलेटेड। तो जो अलग अलग प्रकार के जो हमको सर्विसेज मिलती हैं वो क्या है, जैसे सबसे पहले जो बिल्कुल कोई भी इनका यदि हम देखें पैसा वाइज इनको हम नहीं काउंट कर सकते। जैसे एयर को प्यूरिफाई करते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं, वाटर को भी प्यूरिफाई करते हैं, मिटिगेट ड्रोट एंड फ्लड्स। मिटिगेट का मतलब है इनको दूर करते हैं, सूखा वगैरह है उनको कम पड़ने देते हैं, फ्लड वगैरह बाढ़ वगैरह नहीं आने देते। साइकिल न्यूट्रिएंट्स जैसे हमने देखा है कार्बन साइकिल फॉस्फोर साइकिल, उसको मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। जनरेट फर्टाइल सॉइल, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको बनाए रखते हैं, उसको नई नई जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बनाते रहते हैं। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो जंगली जीव होते हैं जो वनों में पाए जाते हैं उनको वो रहने के लिए जगह भी देते हैं। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को बनाए रखने का, तो वो भी ये बनाए रखते हैं। पोलिनेट क्रॉप्स, जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी में जो कीट वगैरह होते हैं वो फसलों को भी पोलिनेट करते हैं, और जब फसलों की पोलिनेशन होती है
तो हमको जो खाना वगैरह मिलता है सीड की फॉर्म में, तो हम वहीं से हम खाना वगैरह वो ले पाते हैं। प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, कार्बन की जो स्टोरेज साइट का भी काम करते हैं, रिजर्वोयर का भी काम करते हैं। प्रोवाइड एस्थेटिक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, तो हमको बहुत सारी मतलब सौंदर्य संबंधी संप्रदाय से संबंधित कल्चरल पारंपरिक भी हो सकता है, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक वैल्यूज हैं, मतलब वो अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं। वैल्यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यदि हम ये जो सर्विसेज दे रहा है इकोसिस्टम हमको, इनकी यदि हम पैसे वाइज इनका आंकड़ा लगाने की कोशिश करें तो वो कितना आता है। तो रॉबर्ट कॉन्स्टांजा एंड हिज कॉलेजेज, तो मतलब ये एक रिसर्चर हैं और इसके सहपाठियों के साथ मिलके इन्होंने जो इनके साथ कॉलेजेज का मतलब इनके जो कॉलेज में रहने वाले दोस्तों के साथ मिलके, तो इन्होंने एक प्राइस टैग है वो मतलब पैसे का मूल्यांकन किया कि कितना हम जो इकोसिस्टम से हर साल कितना सारा मटेरियल लेते हैं, तो उसको यदि पैसे वाइज देखें तो कितनी संख्या वो चली जाएगी। वो चली जाती है यूएसए के डॉलर है, जो डॉलर में यदि आंकड़ा हम देखें तो 33 ट्रिलियंस मतलब 33 ट्रिलियन डॉलर आ जाता है इनका जो जो प्राइस कॉस्ट है, जो हम को जो इकोसिस्टम है वो साल में कितना मटेरियल देता है। यदि हम उसे पैसा लेने लग जाए इकोसिस्टम, तो इतना सारा पैसा हमको चुकाना पड़ेगा, विच इज ट्वाइस ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, जो कि हमारा केवल पूरे वर्ल्ड का जो जीएनपी है या जीडीपी हम जिसको बोलते हैं, जो टोटल वैसे डोमेस्टिक तो हम एक नेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, डोमेस्टिक कितना ग्रोस प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पैदावार की जा रही है किसी देश में, और पूरे वर्ल्ड में यदि हम देखें प्रोडक्शन वो 18 ट्रिलियन डॉलर ही है। और यदि इकोसिस्टम हमसे पैसा लेने लग जाए तो हम सारे देश मिलके भी उस पैसे की भरपाई नहीं कर सकते हैं। जैसे सोयल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%, जो सोयल फॉर्मेशन करता है इकोसिस्टम वो इस पैसे का 50% आ जाता है। रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल यदि हम देखें जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इसका 10% आ जाता है इस पैसे का, मतलब जो ज़्यादातर हिस्सा है भाई किस किस बेस पे ये पैसा इतना बना हुआ है। और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ क्लाइमेटिक रेगुलेशन, जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं, बारिश वगैरह होती हैं, जो वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट देता है, जो आवास स्थान देता है, कोई किराया थोड़े लेता है अलग अलग पक्षियों से, तो वो यदि हम उसका कॉस्ट देखें वो 6% आ जाता है यदि हम किराया वगैरह उनका काउंट करें। तो इतना सारा जो पैसे की जो चीज़ें हैं हमको इकोसिस्टम से मिल सकती हैं। हालांकि ये चीज़ें फ्री में मिलती हैं इसलिए हम इनका ज़्यादा वो एक वैल्यू नहीं समझ पाते। और यदि पैसे लगने लग जाएंगे फिर हमारे एक एक चीज़ की जो फॉरेस्ट फायरिंग वगैरह हो जाती हैं इंसानों की गलतियों से, पेड़ों की कटाई वगैरह होती हैं, तभी हम इस चीज़ के ऊपर समझना शुरू करते हैं जब इनके ऊपर प्राइस टैग लगाना जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट करेगी। उसके बाद है जो हम इकोसिस्टम सर्विसेज हमने देखी हैं उसको पिक से देखते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज में जैसे क्लाइमेट है, पॉलिसीज है, एयर है, सोइल है, लैंड है, वाटर है, जो भी हमको मिलते हैं अलग अलग चीज़ें। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जो पैसा वगैरह होता है मिलता है वो अलग अलग प्रोडक्ट से ही हम इकोसिस्टम से प्राप्त करते हैं। वेलबींग जो स्वस्थ रहना है, या फिर जो अलग अलग फूड वगैरह फ्रूट्स वगैरह है वो भी हमको इकोसिस्टम से मिलता है। पब्लिक हेल्थ जो सामाजिक का स्वास्थ्य है, जैसे कि जो साफ यदि एयर है, सोइल है, तो सारी चीज़ें यदि साफ हैं तो स्वस्थ भी रहेंगे। और लैंड यूज का मतलब है जो हम अलग अलग बस्तियां बनाने में जो जमीन का यूज करते हैं। और जो पोल्यूशन पोल्यूशन हालांकि हम फैलाते हैं, इकोसिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब बदले में हम क्या देते हैं इकोसिस्टम को, ये यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। तो बदले में हम मतलब बहुत सारी चीज़ लेने के बाद भी जो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। और ये हम देख सकते हैं अलग अलग जो सर्कल है इसके अलग अलग लेवल हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इकोसिस्टमों को प्रोवाइड करता है, और ये हम जो बेनिफिट्स लेते हैं इंडिविजुअल बेनिफिट्स बोल सकते हैं इनको। और उसके बाद जो ये है ड्राइवर्स ऑफ चेंजेस, मतलब ये अलग अलग जो चेंजेस हैं नेचर के अंदर उनको भी करवाने में अपना रोल प्ले करते हैं।